तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक हम लोग का लास्ट क्लास में हो रहा था। तो कोऑर्डिनेशन को इसेंस इसेंस मतलब मैं समझा रहा था आप लोग को। इसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का मेन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जैसे आप लोग कहानी पढ़ते हो, कोई भी हिंदी वगैरह में कहानी पढ़ते थे, तो उसका एक सारांश होता था ना, कि देखो पूरे का समरी ये है। तो जैसे आप चैप्टर 1 ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये है कि मैनेजमेंट पूरी प्रक्रिया का जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है, जो पूरा मेन सेंस है मैनेजमेंट को पढ़ने का, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ही करना। ठीक है, तो सीबीएसई में ना ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो पहला आंसर आपका उसमें ये होगा, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म द ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट में ये अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे मैनेजमेंट के क्या है? फंक्शन है। ठीक है, और ये सारे फंक्शन को करने के लिए हमें हमें क्या चाहिए? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं, पहला लाइन पढ़ते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कब स्टार्ट होता है? प्लानिंग स्टेज से ही, जब मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बनाता है। जब आपको मैंने बताया था कि टॉप लेवल जो होता है, उसका काम होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन प्लान बनाना, डिसाइड करना, ये उनका काम होता है। तो ये उसी टाइम ही ये लोग ये भी प्लान कर लेते हैं कि हम कैसे कोऑर्डिनेशन को अचीव करेंगे। ठीक है, तो यही बात करा कि द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस बेस्ड ऑन प्लान दीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। उन्हीं प्लान के ऊपर में, अच्छा एक काम करता हूँ ना, सबसे बेस्ट ये रहेगा, मैं आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब टाइम का कोई लिमिट नहीं है, मैं इस सॉफ्टवेयर पे काफी लंबा पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं भी लिखता रहूंगा और आप लोग भी लिखते रहिए साथ साथ में। मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ। डन, प्लीज चेक एंड कंफर्म। यस, जिज्ञासा, सचिन, करण, राहुल, अच्छा अंशु तुम लोग तो लिखे हो। ऋषु, अगर तुम लोग में लिखा है तो तुम्हें जरूरत नहीं है। जो जो स्टूडेंट लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो लोग लिखते रहिए। ठीक है, ओपन व्हाइट बोर्ड। ओके ओके, प्रेजेंट माय स्क्रीन, विंडो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लिख रहे हो आप लोग? जिज्ञासा, आप लोग सब कोई लिख रहा है? मतलब मैं नोट्स कुछ दिन में वो इंतजाम कर दूंगा, तो फिर लिखने का जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ लेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 का नोट्स मैं बनाया नहीं हूँ अभी। आप लोग लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? कोई आंसर तो, जिज्ञासा आवाज मतलब आंसर दो। हाँ सर, लिख रहे हैं। ठीक है, लिखिए। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, पहला, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और देखो प्रेजेंटेशन भी साथ साथ में ध्यान देना। सर ये किस चैप्टर का सर आप नोट्स करवा रहे हैं? 1 का इकोनॉमिक्स का ना? इकोनॉमिक्स 9:30 बजे से 9, 9:30 के बाद होगा, अभी बीएसटी चल रहा है। जैसे इन लोग का कुछ इधर टॉपिक लिखवाना है सीबीएसई वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर। तो देखो, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखिए।
at planning stage। अरे कहीं नहीं गए, यहीं पर है, मैं चुपचाप लिख रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट एंड मेन फंक्शन दैट मैनेजमेंट कंसीडर्स एट प्लानिंग स्टेज, ठीक है। While deciding and setting up of various plans of organization, management tries to ensure there must be a proper coordination among them in order to ensure achievement of organizational objectives, ठीक है। ठीक है, it it is thus needed at all the three levels, that is top level, comma, lower level and मिडिल लेवल, सॉरी, टॉप मिडिल, मिडिल होगा पहले, उसके बाद लोअर होगा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने ये? चलो, अब यहाँ पे स्क्रीन पर आ जाओ वापस से, जो बुक था। अब देखिए, ये एक्चुअली मैंने आपको ये सेकंड पॉइंट का लिखवा दिया आपको, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, आप लोग मतलब इस पहले पॉइंट को सेकंड पॉइंट में लिखना कि मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, यार लिखवाई दूं क्या इसको भी। मैनेजमेंट का देखिए कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे प्लानिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया। इन सारे फंक्शंस को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव अगर करवाना है हमें, तो हमें क्या चाहिए होगा, मैनेजमेंट प्रोसेस की हेल्प चाहिए होगी। सबसे बेटर रहेगा, एक मिनट रुक जाओ, एंटायर स्क्रीन, ठीक है। तो देखिए, अगला पॉइंट लिखो आप लोग, नीडेड एट ऑल, नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देखो इसमें, coordination is needed to perform various functions such as planning, organizing, staffing, controlling, directing and controlling, directing and controlling, ठीक है। Since it is the coordination that binds all these functions
properly, ठीक है। दूसरा फंक्शन ये लिख लो। देखो मैनेजमेंट जितने भी प्रोसेस करता है, चाहे वो प्लानिंग का हो, ऑर्गेनाइजिंग का हो, स्टाफिंग का हो, कंट्रोलिंग का हो, डायरेक्टिंग का हो, ठीक है, ये सारा फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन फंक्शन चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कोऑर्डिनेशन को सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों बोला जाता है, एक बात आप समझ जाइए, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे बहुत तरीके के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। बहुत डिफरेंट तरीके के प्रोसेसेस होते हैं, एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे काफी लार्ज स्केल पे काम करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन चाहे वो हमारे यहाँ वर्कर से उनके बीच के कोऑर्डिनेशन का बात हो रहा हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन चाहे हमारे यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस चल रहा है, सेल्स का काम चल रहा है, प्रोडक्शन का काम चल रहा है, मार्केटिंग का काम चल रहा है, ठीक है। अलग 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 मैनेजमेंट लेवल है, टॉप मैनेजमेंट लेवल अलग है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अलग है, लोअर लेवल मैनेजमेंट अलग है। हर मैनेजमेंट को अपना अपना काम को अच्छे से करना है, तो उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन तुमको हर ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेप में, हर एक सिंगल जगह पे तुमको कोऑर्डिनेशन का आवश्यकता पड़ रहा है। अगर कहीं भी कोऑर्डिनेशन अगर गड़बड़ा गया, सही से काम नहीं किया, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उससे अफेक्ट हो जाएगा, उसके रिसोर्सेज अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कोई भी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर सरवाइव करना है, तो उसे कोऑर्डिनेशन हर हाल में अपने यहाँ प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पूरा लिख लेना, ये ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। आप ये थर्ड पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और उसको लिख लेना, क्लास जब ओवर होगा तब इस तीसरे पॉइंट को लिख लेना आप लोग, ठीक है। जिज्ञासा और करण आप लोग लिख लीजिएगा इसको ध्यान से। चलिए, कोऑर्डिनेशन का फीचर्स क्या क्या है। कोऑर्डिनेशन देखो आज भर का बात है, इसके बाद से मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड जैसे मैं पहले की तरह पढ़ा रहा था उसी की तरह पढ़ाऊंगा आप लोग को भी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी वही है, इकोनॉमिक्स बुक से ही पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। नोट्स वगैरह मैं अगले एक दो दिन में सारे चैप्टर्स का प्रिपेयर करके आप लोग को देना स्टार्ट कर दूंगा, फिर इस तरीके से नहीं पढ़ना। बिहार बोर्ड का भी, हाँ हाँ, बिहार बोर्ड का भी, सीबीएसई सबका, ठीक है। मैं उसे थोड़ा सा घर में कुछ काम है, इस वजह से मैं बना थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हो जाना चाहिए काम मेरा। देखिए, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन अभी स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, जो जो मैं पॉइंट टिक मारूंगा ना, अंडरलाइन कर दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको फेयर कर लेना। देखो कोऑर्डिनेशन का फीचर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला फीचर होता है ये ग्रुप इफर्ट्स को। देखो ग्रुप इफर्ट का मतलब क्या हो गया, ग्रुप हम किसको कहते हैं, लोगों का जो समूह है, ठीक है, कलेक्शन है, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जोड़ना, कंबाइन करना। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो सिंगल सिंगल आदमी जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सारे की मेहनत को कंबाइन कर देता है। जैसे इमेजिन करो कि कोई गाड़ी अगर कहीं फंस गई है, ठीक है, कीचड़ में, तो एक ड्राइवर अगर अकेला उसे धक्का दे रहा है तो गाड़ी उससे नहीं निकल रही है। मान के चलो कि 10 लोग आ गए, अब 10 लोगों को बोला जाएगा कि धक्का देने के लिए 10 लोग गाड़ी को एक साथ एक मूवमेंट पे जब 10 के 10 लोग धक्का देंगे तभी तो गाड़ी निकल पाएगी ना उसमें से। मान के चलो कि ऐसा होता है, गाड़ी को धक्का देने के लिए पहले एक आदमी आता है, वो गाड़ी को धक्का देकर चल जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर वो भी चल जाता है, तीसरा आता है, वो भी चल जाता है, ऐसे करके 10 आदमी आते हैं। तो क्या गाड़ी वैसे निकलेगी गड्ढे में से, नहीं निकलेगी। और वही अगर 10 के 10 लोग एक साथ आ जाए, जैसे ही बोले कि 1 2 3 और सारे लोग मिलकर धक्का दे एक साथ, तब गाड़ी निकल जाती है। तो कोऑर्डिनेशन इसी तरीके से काम करता है कि जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट है, जो लोग मेहनत कर रहा है, उन सारे एफर्ट्स को मेहनत इकट्ठा करके ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन में इतना पावर होता है कि गोल्स टारगेट को अचीव कर पाता है, ठीक है। तो देखिए, द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट, देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। अगर कोई सिर्फ सिंगल आदमी अकेले किसी संस्था में, मान के चलो मेरा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अकेले ही काम करता हूं, मैं कोई स्टाफ को भी नहीं रखा हूं, वर्कर भी मैं हूं, मालिक भी मैं हूं, तो मुझे किसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, मुझे तो आवश्यकता नहीं है। कोऑर्डिनेशन तब आवश्यकता होती है जब काफी एक से ज्यादा काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो चूंकि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्लेस होती है, कंपनी एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे एक से ज्यादा लोग काम करते हैं,
इसीलिए वहां पे क्या जरूरत होता है, ग्रुप एफर्ट्स को कंबाइन करें, इंटीग्रेट करें, उनको एक सर्टेन दिशा की तरफ उनको डाइवर्ट करके ले जाए, ठीक है। The need for orderliness and integration arises only when more individuals are working, as different individual comes from different backgrounds, they have different style of working, this जैसे इमेजिन करो, एक कोचिंग क्लास, मेरे कोचिंग क्लास में काफी अलग अलग दिमाग के बच्चे आते हैं। कोई काफी तेज आता है जो एक बार में समझ जाए, कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको समझ में देरी लगता है। तो अगर मान के चलो कि मैं अगर सिर्फ तेज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना शुरू कर दूं, कमजोर बच्चों को इग्नोर कर दूं, तब तो फिर ऐसे तो फिर मेरे कोचिंग ग्रो नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही आएंगे, बाकी के बच्चे को तो काम नहीं कर पाएंगे सही से, फिर मेरा परफॉर्मेंस उससे अफेक्ट हो जाएगा। तो वहीं पे अगर मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि सारे बच्चों का इफर्ट, एनर्जी, उनको डायरेक्शन सही दिशा में मैं ले जाऊं, सबको गाइड करके ले जाऊं, सबको एकदम उस इफिशियंसी लेवल पर पहुंचा दूं, तब मैं ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा, ज्यादा समय तक सर्वाइव कर पाऊंगा। तो कोऑर्डिनेशन यही काम करता है तुम्हारा, ठीक है। देखिए दूसरा है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। देखिए यूनिटी का मतलब क्या होता है, यूनिटी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आप मीनिंग देख पा रहे होंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और ज्वाइंट एज ए होल, कि जब आप एक साथ यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। एफर्ट्स को यूनाइट करता है, लोगों की मेहनत को एफर्ट में कंबाइन कर देता है। वही पहले वाला पॉइंट का ही दूसरे भाषा में सुधार बता रहा है, ठीक है, कि एफर्ट्स को क्या करो, यूनाइट करो, एकता में बल है, वही बात यहाँ भी कहा जा रहा है। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज emphasizes ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स because conflicting efforts may cause damage to organization. The main aim of every manager is to coordinate the functions and activities of all individuals to common goal. लोग जो एक कॉमन गोल होता है, जैसे कंपनी का गोल है कि मेरा सेल्स बढ़े, मैं 10,000 सेल कर रहा हूं, मैं 50,000 सेल्स करूं, ठीक है। तो उस टारगेट को अचीव आप एक आदमी की अकेले मेहनत पे नहीं कर सकते हैं। जितने लोग अलग अलग मेहनत कर रहे हैं, आप जब तक सारे की मेहनत को कंबाइन नहीं करेंगे, सबको नहीं बोलोगे कि भाई तुम लोग अपने अपने पर्सनल गोल के लिए काम करोगे, तो कंपनी का कॉमन गोल अचीव नहीं हो पाएगा। सब बोलेगा कि आप लोग एक साथ मिल के काम कीजिए कंपनी के टारगेट को। जैसे कंपनी में मैनेजर्स बोलता है कि देखो इस महीने का मेरा सेल टारगेट है 1 लाख, आप सभी आदमी को इतना मेहनत करना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा। और वो सबको पुश करता है कि मेरा एक ही लक्ष्य है, गोल मेरा पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए वो क्या करता है, ग्रुप एफर्ट देता है, ठीक है, उनके एफर्ट को कंबाइन करवाने की कोशिश करता है किसी तरीके से, ठीक है। ऐसे भी एक आप लोग समझ सकते हो, जब लैब केमिस्ट्री लैब होता था क्लास 9-10 में आप लोग का, तो आप लोग अकेले लैब नहीं करते थे, मतलब 2-3 लोगों की टीम होती थी ना, लोग सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, था कि नहीं था ऐसा केमिस्ट्री लैब में, कि कोई केमिकल मिलाना है तो एक आदमी उसको देख रहा है, एक दो लोगों का टीम होता था, ग्रुप होता था, और दोनों लोग मिलके काम कर रहा है, ठीक है। एक से कोई गलती हो तो दूसरा संभाल ले, कोई नुकसान ना हो पाए। वही काम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ठीक है। तीसरा, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, फिर परवेसिव है, और देखिए देखो तीसरा पॉइंट है, देखिए कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी बिजनेस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय सर्वाइव कर नहीं सकती। बात आप लोग जान चुके हुए हो, जब तक बिजनेस है तब तक कोऑर्डिनेशन प्रोसेस चलेगा, इसलिए कंटिन्यूअस है। कोऑर्डिनेशन परवेसिव, परवेसिव वर्ड का मतलब होता है जो हर जगह पाया जाए, ठीक है, जिस जो सब जगह मौजूद होता है, ठीक है। तो परवेसिव क्या होता है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, किसी भी लेवल में काम कर रहा हो, कोऑर्डिनेशन हर जगह आपको चाहिए होगा, ठीक है। चाहे लोअर लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे टॉप लेवल हो, ठीक है। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम प्रॉपर्ली कर नहीं सकता है। कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आप लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन क्या है, मैनेजमेंट का इसेंस है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है, इसेंस होता है। हर मैनेजर की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन। इसीलिए कोऑर्डिनेशन ही एकमात्र फंक्शन है जिसपे मैनेजमेंट या बाकी लोगों का फोकस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, उसको अचीव करने के लिए लोग ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ठीक है। आप सारे बच्चों को समझ में आया कि किसी को कुछ पूछना है, एक बार माइक ऑन करके बोल दो, जिज्ञासा कुछ समझ में आया, मतलब समझ में आया, पूछना है कुछ? नहीं समझ में आया कौन सा पॉइंट और क्या नहीं समझ आया? सर। 5 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो माइक ऑन रखना। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इससे पहले पीछे वाले स्लाइड में ये देखो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कोऑर्डिनेशन द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ देख रही हो कि नहीं देख रही हो? मतलब हाँ सर, देखिए। मैनेजमेंट का काम कौन करता है, मैनेजर्स ही करते हैं ना। तो पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस का जो सार होता है, जो कंसेप्ट होता है, जो मेन टारगेट होता है, वो कोऑर्डिनेशन ही होता है।
देखो मैनेजमेंट का डिफिनीशन क्या था, मैनेजमेंट चैप्टर का डिफिनीशन देखो क्या था। देखिए मैनेजमेंट का डिफिनीशन क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली बाई अदर्स। मैनेजमेंट में क्या होता है, हम अपने काम को जैसे कंपनी में जो मैनेजर होता है वो तुमसे क्या करेगा, काम करवाएगा, खुद काम नहीं करेगा, काम करवाएगा, दूसरों से काम करवाना है। क्यों, क्योंकि कंपनी में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं अलग, कोई देखो बहुत अलग बैकग्राउंड का लोग आ रहा है, कोई बहुत मेहनती है, कोई कामचोर है, कोई स्लो दिमाग का है, कोई तेज दिमाग का है, ठीक है। तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं मिलके। जैसे तुम्हारा घर जब बनता है तो पापा, घर जब कंस्ट्रक्शन होता है तो घर में या शादी का फंक्शन जब होता है, देखती हो कि तुमको देखना पड़ता है कौन आदमी क्या काम कर रहा है। खाने बनाने वाला आएगा, टेंट वाला आएगा, काफी सारे लोग आएंगे, तो तुमको सबको देखना होता है कि सारे लोग सही से काम करे कि नहीं कर रहे हैं, सारे प्रोसेस टाइमली हो जाना चाहिए। जैसे मान के चलो रात में बारात आने वाली है, तो सब तुम देखोगे ना कि भाई तुम्हारा सारा काम टाइमली हो जाना चाहिए, कि बारात आ जाए गेट पे, औसत खाना बनाना चालू करें, फिर टेंट चालू करें, फिर बैलून चालू हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा टारगेट। और वही अगर हम देखोगे कि खाने बना रहा है, काम टाइमली खाना बना ले रहा है, खाना में क्या क्या आइटम्स बना रहा है, ज्यादा तेल मसाला डाल रहा है या क्या बना रहा है, टेंट वाला या कैसे काम कर रहा है, कितने घंटे में काम कर लेगा, तो तुम्हारे पापा अगर सारी चीजों को गाइड मॉनिटर करे तो वो खुद नहीं काम कर रहे हैं, वो काम दूसरों से करवा रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि खाना टाइमली बन जाए, खाना बनने के बाद ये काम हो जाए, उसको सजा दिया जाए, टेंट में बफेट में खाना को रख परोस दिया जाए, ठीक है, तुमको प्रॉपरली ये सारी चीजों को देख लिया जाए। तो ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज हैं, जैसे सब्जी वाला आ गया खाना बनाने के लिए, और तुम्हारा सब्जी आया ही नहीं है अभी तक मान के चलो घर, तो खाना का प्रोसेस डिले हो जाएगा, खाना लेट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, लोग आएंगे लेट से, खाना उनको मिलेगा नहीं टाइमली, ठीक है। तो इसी तरीके से कंपनी में क्या होता है ना कि जितने भी डिफरेंट प्रोसेस एक्टिविटी होते हैं, सारे आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कल मैं बताया था, अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सेल्स डिपार्टमेंट होता है, देखो एचआर डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट है। अगर तुम अगर तुम्हारा अगर कंपनी मोबाइल फोन बनाने की कंपनी है, तुम उस कंपनी की मालकिन हो, अगर जैसे तुम सैमसंग के तुम हो, अगर डायरेक्टर हो, अगर तो तुम क्या देखोगे कि तुम्हारे सेल्स टारगेट प्रॉफिट ज्यादा बढ़े। तुम अगर सैमसंग का फोन बनाती हो, तुम डिस्प्ले किसी और कंपनी से खरीद रही हो, रैम किसी और से खरीद रही हो, कैमरा कहीं और से, ठीक है, और तुम्हारा टारगेट है कि इस महीने में 1 लाख का सेल हो जाना चाहिए, मेरा 1 लाख सामान मेरा बिक जाना चाहिए मोबाइल फोन, ठीक है। तो तुमने बोला कि 1 लाख बेचने के लिए मुझे कम से कम 1 लाख प्रोडक्शन कर देना होगा, तभी तुम 1 लाख बेचोगी। और 1 लाख एक महीने के अंदर, मतलब 1 लाख के अंदर, एक महीने के अंदर में तुम्हें 1 लाख सामान को बनाने के लिए जितने रॉ मटेरियल चाहिए वो परचेज हो जाना चाहिए, उतना उसका प्रोडक्शन भी हो जाना चाहिए और सेल्स भी हो जाना चाहिए। तो इसके लिए 10 दिन का टारगेट अगर तुम लेके चलती हो कि 10 दिन में परचेज हो जाएगा, 10 दिन में प्रोडक्शन हो जाएगा, 10 दिन में सेल्स, अगर परचेज करने में 20 दिन लग जाएगा, सिर्फ कच्चे माल को मार्केट से खरीदने में 20 दिन, उसके बाद प्रोडक्शन करने में भी टाइम लगेगा, फिर सेल्स में भी टाइम लग जाएगा, फिर तो पता है जो काम 1 महीने में तुम्हारा टारगेट था तो 2-3 महीने में पूरा होगा, फिर तो फिर तुम्हारा तो नुकसान हो गया फिर। इसीलिए तुम क्या चाहती हो कि जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, टाइमली अचीवमेंट हो जाए सबका, सारे लोग मिलके एक साथ एक गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए जो मैनेजर्स होते हैं उनका एक ही जिम्मेदारी होता है, बेटा जितने भी तरीके के डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने डिफरेंट काम हो रहे हैं, तुम सबको कोऑर्डिनेट करके लेके चलो, समझे बात। चलिए बढ़िया। चलो अब आप लोग का टेस्ट ले लूं क्या इस चैप्टर का, चलिए टेस्ट अगले क्लास में लूंगा, आज की क्लास में नहीं, इस सॉफ्टवेयर में तो टेस्ट लेने का भी ऑप्शन है। अब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सर वो बीएसटी का चैप्टर 1 था। यस वो चैप्टर 1 था। तो तुम अब इनको जरूरत नहीं लिखने का, ठीक है, मतलब जो मैं लिखवा रहा हूँ क्लास, बस उतना लिखो, तुम्हें पूरा पीडीएफ मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है, चैप्टर 1 2 का सबका मिल जाएगा, उसके बाद से तो दूसरे उसका स्टार्ट नेचर, तो वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट था ना। वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैंने था, कोऑर्डिनेशन था ये, मतलब चैप्टर का नेम। हाँ हाँ हाँ, चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब सर इसका नोट्स है मेरे पास। आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल बेसिकली हम किसको कहते हैं, प्रिंसिपल बेसिकली बोला जाता है, देखिए प्रिंसिपल किसको कहते हैं, अ फंडामेंटल ट्रूथ और सिस्टम ऑफ बिलीफ बिहेवियर फॉर चेंजर। कोई भी चीज अगर काम करता है तो उसके पीछे का सिद्धांत क्या है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा था, कौन सा बहादुर बच्चा बताएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था।
क्या मेरे क्लास में एक भी बहादुर बच्चे नहीं है? सबके सब डरपोक नहीं आदमी है। है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? जा रे जा। अंशु बाबू आप बताइए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? कहीं पढ़ा हुआ सर लग रहा नहीं है याद कि है नहीं? सर। कहीं पढ़ा हुआ है? यह सर नाम तो सब सुना पढ़ा हुआ हुआ है। लग रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज कौन थे वो जो जो बुयांसी फोर्स नहीं है कि पानी में जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो जितना उसका मास होता है उतना ही वाटर को वो ड्रॉप कर देता है, यही था शायद प्रिंसिपल। एक मिनट रुकिए। कीबोर्ड को यस बियॉन्ड फोर्स, FB is equal to PG into V, acceleration due to gravity। क्या पर स्टूडेंट हो? क्लास ऑफ ब्राउजर क्लोज हो गया था। तो मैं ये कह रहा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब क्या था कि एक सिद्धांत है तुम्हारा, ठीक है। उसी तरीके से बिजनेस स्टडीज भी क्या होता है ना, जो मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैनेजमेंट भी काफी सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर में क्या होता है, बेस्ड होता है तुम्हारा, ठीक है। तो चैप्टर 2 में हम लोगों को यही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं कि किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर में चीजें काम करती हैं, ठीक है। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है आप लोग को। आते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पे हमेशा की तरह कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले है परवेसिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्या होते हैं? परवेसिव होते हैं। परवेसिव तुम जान चुकी हो कि जो हर जगह पाया जाए, तो कोई किसी भी तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने होंगे, बिजनेस प्रिंसिपल्स की जरूरत, सहायता की जरूरत है, बिना उसके आप अचीव नहीं कर सकते हैं अपने गोल्स टारगेट को। दूसरा गाइडलाइंस, ठीक है। देखिए गाइडलाइन समझते हैं? गाइडलाइन क्या होता है? दिशा निर्देश प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आवाज आ रहा है मेरा आप लोग को? एकदम सब मौन व्रत धारण कर लेते हो, ठीक है। तो देखिए जो मैनेजमेंट होते हैं ना वो गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। गाइडलाइन आप समझ रहे हो ना, जैसे भी कोरोना का गाइडलाइन आया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या करते हैं, दे आर द गाइडलाइंस टू एक्शंस बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ना, चूंकि क्या है प्रिंसिपल है, तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन गाइडलाइन मतलब ये तुमको दिशा बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, डू या डोंट यही चीज बताएगा, ठीक है। लेकिन गाइडलाइन क्या समस्या का तुम्हारा समाधान डायरेक्ट बना बनाया दे देगा कि देखो तुमको, तुम जैसे तुम अगर अगर कोरोना का तुम गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो तो गाइडलाइन तुमको क्या बता रहा है, क्या कीजिए क्या नहीं कीजिए। लेकिन सब ये नहीं कि कल कोरोना हो जाएगा तुम्हारा तो गाइडलाइंस तुम्हारा इलाज कर देगा। वो तुमको बस एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, बाकी काम कैसे करोगे क्या रहेगा ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, बस दिशा निर्देश के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बनाया गया है उनको काफी उनपे काफी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, काफी उनपे डिटेल रिसर्च हुआ है, काफी उनका टेस्टिंग हुआ है, उसके बाद उनको बनाया गया है। ऐसा नहीं कि अपने मन से बना दिया गया है। आगे में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स है जिनका प्रॉपर टेस्टिंग होता है कि भाई मैनेजमेंट में बिजनेस में क्या चीजें काम कर रही हैं कि क्या नहीं काम कर रही हैं, ठीक है। मैं आपको उदाहरण के लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग कभी आप में से कितने लोग बिग बाजार गए हो जो मिठनपुरा में है? कोई गया आप लोग में से? ठीक है, सर यस सर। ठीक है।
तो जब वहां जाते हो तो देखते होगे कि जैसे कुछ सामान वगैरह को, जैसे अगर तुम जाओगे तो जैसे एक स्टैंड दिखेगा, उसमें काफी सारे रैक्स तुमको दिखेंगे और अलग अलग रैक पे अलग अलग सामान रहता है। माइक ऑन ही रखना, ठीक है? जिन्होंने भी बोला कि गए, माइक आप दोनों आदमी ऑन रखो अपना। तो तुम ये नोटिस किए कि हर रैक पे अलग अलग सामान, मान चलो कि मैं शैम्पू या तुम्हारा परफ्यूम वाले डिपार्टमेंट में जाऊं जहां पे काफी सारे सामान रखे हुए हैं, तो एक बात बताओ, जब तुम घुसते हो तो सबसे पहले तुम्हारा नजर किस रैक पे जाएगा? अगर मान के चलो कि तुम्हारे मेरे हाइट के बराबर की रैक है, ठीक है, तुम सामने से घुसोगे तो सबसे पहले तुम्हारा ध्यान किस पे जाएगा? ऊपर वाले रैक पे जाएगा, नीचे वाले पे जाएगा, कि मिडिल वाले पे जाएगा? मिडिल वाले। मिडिल वाले पे जाएगा या ऊपर वाले पे जाएगा? तुम ये दो चीज कर सकते हो। जो सामने में है ना, जो आंख के सामने में है, ऐसा तो नहीं होता कि तुम कहीं जब टहलते हो तो आंख को हल्का सा झुका के टहलते हो ताकि मिडिल पे ध्यान जाए, वैसा तो नहीं जाते हो ना? तुम जब कहीं भी जाते हो तो तुम्हारा गर्दन सीधा रहता है, एक लाइन ऑफ साइट होता है कि ठीक है, सामने से देख के थोड़ा नीचे तक जाएगा, ठीक है? तो पता है तुम्हें, कंपनियां जो होती है ना, जिनको अपना कोई ब्रांड न्यू सामान लेकर आई अगर, ठीक है, नया प्रोडक्ट लेकर आई, तो वो लोग जो ऐसे स्टोर होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह, उनको बोलती है कि आप मेरे इस सामान को अपने रैक के पहले, दूसरे, तीसरे कॉलम में ही रखिएगा। नीचे के कॉलम में जनरली कैसे सामानों को रखा जाता है? जो पुराने हो चुके हैं, जो खराब है, जिनका कंपनी को कुछ उतना डिमांड नहीं है। आप बात समझ रहे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये भी बात है ना, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी काफी टेस्ट पे आधारित हो गया है कि आदमी का नॉर्मल लाइन ऑफ साइट होता है, वो उसका पहले, दूसरे, तीसरे रैक तक ही जाता है वो। और जो चीज उसको अगर तुम उस रैक पे कुछ बहुत ही आकर्षित करने वाला या बहुत ही अट्रैक्टिव सामान रखोगे तो लोग उसको पहले खरीदेगा, देखेगा, ठीक है? तो वही बात यहाँ बता जा रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी होते हैं ना, उनको काफी एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, प्रैक्टिसेस के बाद उनको बनाया जाता है, ठीक है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। आपको कल मैं बताया था, बिजनेस एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है, ठीक है? डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तन हो रहा है बिजनेस में, ठीक है? बिजनेस कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। बिजनेस के जो इन्वायरमेंट होते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, वो हमेशा बदलते रहता है, ठीक है? तो ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये जनरली क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल शब्द का मतलब क्या होता है? लचीला होना। देखो, लचीला होने का मतलब क्या होता है, फायदा क्या होता है? अगर कोई लचीला है तो तुम उसको जैसे चाहोगे मोड़ना, जिस शेप में चाहोगे उसको कन्वर्ट करना, तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे हाँ बोल लो यार, कम से कम सब कुछ यस। माइक बन। ठीक, जब मैं कुछ बोलूं हाँ ना प्रश्न, सारे बच्चे माइक करोगे, यस यस, नो नो, यस यस करके बोलोगे, ठीक है? तो मजा आएगा क्लास में। तो जब जो चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं, तुम उसको समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो चूंकि बिजनेस में हमेशा चेंजेस आते जा रहे हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का फ्लेक्सिबल होना क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो ज्यादा दिन तक बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नोकिया फोन। आप लोग जानते होंगे, एक समय था जब नोकिया फोन का पूरा इंडियन मार्केट में क्या था, कैप्चर किया हुआ था। लेकिन जब बिजनेस चेंज हुआ, मोबाइल फोन मार्केट चेंज हो गया, टच कीपैड से लोग टच स्क्रीन पे चले गए, तो मोबाइल, नोकिया ने बोला कि लोग टच स्क्रीन चलेगा नहीं मार्केट में, लोग प्रेफर नहीं करेंगे, इसलिए नोकिया ने टच स्क्रीन को अडॉप्ट ही नहीं किया, और सैमसंग ने टच स्क्रीन अडॉप्ट चेंज लेते आया। और बस एक उसके डिसीजन से नोकिया जैसी इतनी बड़ी कंपनी पूरी दुनिया में से वो खत्म हो गई वो, ठीक है? क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से वो परिवर्तन नहीं किया, चेंज नहीं किया। इसीलिए बिजनेस प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। ये बात समझ आया आप लोग को? यस यस सर। सर। गुड। अब ये पांचवा पॉइंट में हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे। एक मिनट रुको। बिजनेस प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है? देखिए, देखो, कॉज एंड इफेक्ट मतलब होता है कि ये हुआ क्या और इसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मान के चलो कि कोई भी जैसे आप लोग को बताता हूँ, स्कूलों में बच्चों को मारना पीटना पे रोक लग चुका हुआ है, ठीक है? तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि सीबीएसई ने बोला कि कोई भी स्कूल में बच्चों को मार पीट, फिजिकली अब पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है? ये कब से रीजन लगा? क्या था? बहुत दिन से, 5-6 साल से। हम कोई भी लोग स्कूल,
तुम्हारा बिहार बोर्ड रहा होगा, सीबीएसई स्कूल में सर किसी भी क्या स्टेट स्कूल में। बात करते हो बोल सीबीएसई बोल में कौन पढ़ रहा रहे है। हैं। तो कुत्ता की तरह मार खाता था, यूसुफ तो कुत्ता की तरह मार खाता था। तब कोई रहा होगा ऐसे ही सेंट जोसेफ टाइप का या होली मिशन टाइप का, कोई भी अच्छा स्कूल है, डीएवी, सेंट जेवियर या सनशाइन वगैरह में, अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में फिजिकली पनिशमेंट कभी नहीं मिल सकता है। टीचर मार दिया कंप्लेन कर देगा तो टीचर सस्पेंड हो जाएंगे नौकरी से, सीबीएसई के गाइडलाइन के अगेंस्ट में। तो ऐसा रीजन क्या था? रीजन ये था कि बच्चे स्कूल जब जाता है तो वो पढ़ने के लिए जाता है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पे वो सीखने जाता है, ठीक है। और कभी भी तुम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में कुछ सीख नहीं सकते हो जहां पे भय और डर का माहौल हो। अगर कहीं पे फियर है, डर है, तो इंसान की सीखने की क्षमता क्या होती है? रुक जाती है। उस बचपन के एज में दिमाग जब ग्रो कर रहा होता है बच्चे का, अगर उसे इस तरह की फिजिकल पनिशमेंट मिल जाता है तो इसके ऊपर उसका एक मानसिक इफेक्ट, प्रभाव पड़ता है जो काफी लंबे समय तक रहता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि अगर आपने मारा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं। तुम अगर किसी परिस्थिति में कोई भी मैनेजमेंट का सिद्धांत, कोई जैसे मैनेजमेंट के काफी सारे प्रिंसिपल हैं, तुम उसमें से कोई एक प्रिंसिपल अगर उठा लो, तो जब तुम उस प्रिंसिपल को लागू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा इस प्रिंसिपल को लागू करने से इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तुम वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर में बेस्ड होते हैं। भाई ऐसा क्या था कि कोई परिस्थिति अगर आ गई, मेरा सेल्स अगर घट गया तो क्यों घटा, उसका रीजन क्या था, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब सेल्स को बढ़ाना होगा तो मैं ऐसे इस तरीके से काम करूंगा, मैं मार्केट प्रमोशन करूंगा, ठीक है, मैं इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अडॉप्ट करूंगा। अगर आप उसको अडॉप्ट कीजिएगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट सिद्धांत जो होते हैं वो पूरी तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर में बेस्ड होते हैं। समझ में आ गया पॉइंट आप लोग को? तो आज के बीएसटी के लेक्चर में आज इतना ही रहने देंगे, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप लोग जिनके पास पीडीएफ है, बुक है, वो तो आप निकाल लो, ठीक है। जिनके पास एक्चुअल बुक है, फिजिकल बुक है, बुक निकाल लीजिए और बुक यस में सर। टिक मारिएगा, ठीक है। आप लोग को जिनको बुक से लाइक नोट्स में भी वही पॉइंट मिलेगा। सर कल कुछ पढ़ाई हुआ था क्या? नहीं नहीं, रिवीजन होगा फिर से आज। सर मतलब उसी का कल वाला? हम्म। ओके सर, कलम नहीं। मैक्रो चैप्टर फर्स्ट। इकोनॉमिक्स का सारा बच्चा लोग आ गया है कि नहीं आया क्लास में तक इकोनॉमिक्स? अबे यार, इसको तो देखे ही नहीं। सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर 15, पेज नंबर। सानू, तुम्हारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है? यार सिद्धांत भी नहीं आया आज। क्या नाम था? रुकिए 2 मिनट, रुको 2 मिनट, तुम थोड़ा सा सांस ले लो, जाके चाय पानी पी लो, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक मैं बाकी बच्चों को मैसेज भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, रुको, मैं क्लास ना दोबारा क्रिएट करूंगा, लैपटॉप में कुछ इशू है, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं 5 मिनट में आता हूँ फिर, आप लोग ज्वाइन कर लेना 5 मिनट बाद। सर मैसेज एक बार कर दीजिए। ठीक ठीक। क्या चौबे जी? कि रे जा बाबू सर चल गए। बुक ले लिया है, बुक ले लिया है रे। मेरा बुक मेरे पास कहिए सर। चले तुम बोला था हमको कि तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स नहीं है। ईपीएस नहीं है, इकोनॉमिक्स है। हम जाएंगे लेने आजकल, चलना चलेगा ना? ओके। अब ए मोती जी में पानी लगा हुआ है, पहले गए थे। हाँ समझ लेंगे, डूब जाएंगे तब। करण चौ नाम आ रहा है, करण चौ। करो तो सी। वो सीन हम हटा देते हैं, कह रहे चौ चौ।
दिया बंठा नटवा देख चढ़ोगे। क्या चीज खा रहा, खाना खिलाना आ रहे हैं घरे। आप खा लो। क्या बनाया? पूरी से सब्जी पनीर। नहीं खाएंगे। ना भाग एक बुला ही। कहाँ रहा है? निकल रही पहली फुर्सत। मालूम है ईश्वा भी जा रहा है भोपाल। सब पढ़ेगा। सुबह का वीडियो देख रहा है ना आजकल का। हाँ वही ना, मैसेज किए उसको कि ये पढ़ रहा है। बोलता हाँ भाई पढ़ रहा है। बोले अच्छा ठीक है बेटा पढ़ो तुम। वो बहुत अच्छे कर रहा है, पढ़ो पढ़ो। वीडियो खोलता। खोल दे बेटा वीडियो। क्या बेटा? ए बेटा। क्या बेटा? ए बेटा। सूत गए थे साला। दाल चारों कौन बोला स्वर्ग घुस गए। हमको वही लगा रे भाई। तो बस चैप्टर 1 का नोट्स है रे। सब चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारा। बीएसटी का हाँ खाली एक दो भेज चैप्टर देना का नहीं, हमको। प्लानिंग बस प्लानिंग का बनाना है वो। भेज देना हमको, पीडीएफ है ना। इकोनॉमिक्स का भी हम रखे हुए हैं, कौन चैप्टर का रखे हैं याद नहीं। इकोनॉमिक्स का हम बनाए हुए भेज देना लेकिन हमको। ज्यादा नहीं, 3-4 टॉपिक बनाए हैं। भेज देना हमको। चल गए दोस्तों। लो बेटा। भेज देना लो हमको। लो। मेरा गंजी गंजी पहन के बैठा है। गंजी में बैठ, गंजी में। माथा दर्द कर रहा है ना। अरे इस सर को नहीं ना पता चल रहा कि हम लोग हैं। होगा तो क्या हो गया, तो गलत काम कर रहे हैं। नेट खत्म हो रहा है, भाग सलाम भी जा रहा है। कैसे नेट खत्म हो रहा है? मैं तो 182 ये पर कम खा रहा है, जूम से कम इस कम खा रहा है। बहुत ज्यादा खा रहा है, मेरा 500 यूज हो गया। मैं 182 हुआ है मात्र। जूम जूम पे अभी तक मैं 200-300 खा गया था, 300-400। बहुत खाता है इसको नेट। देख रहा है मेरा। ज्यादा मन कर मन कर। करो ना सर का 5 मिनट नहीं हुआ। पता नहीं, हम लोग तो उसी समय से हैं। हमको नाच साफना कली चाहिए, खबर कहाँ पे है? छपी। पेंसिल साफ करके रखना होगा। शोबिज गाना का आवाज आ रहा है ऋषु? ना। ऋषु
देना टिक करने के लिए सर बोले थे। और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। करण कल यही चैप्टर पढ़ाई हुआ था, मैक्रो ही ना कल पढ़ाई हुआ था। यस यस, मैं तो ही होता। हाँ अंशु, सिद्धांत क्या क्लास 1 ही किया क्या? नो सर, शायद आज नहीं करेगा सर। ओ, घर से आया नहीं है क्या अभी तक? वापस कहीं गया था ना? नो सर, नहीं है। अच्छा ठीक है। चलिए, शिक्षा जानने की है। दिख रहा है आप लोग को? पीडीएफ दिख रहा है, बुक दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। चलिए, जो हमारा जो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 2 चैप्टर 1 बाद में बताऊंगा, वो लास्ट में समझ में आएगा अच्छे से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जिज्ञासा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? जैसे जैसे मैं हाईलाइट टेक्स्ट करूंगा जो जो लाइंस को ना, उस लाइन को टेक्स्ट मतलब स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, ठीक है? जिनके पास ये किताब नहीं है, या जैसे सही बिहार बोर्ड वाले सही सर, चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 बस वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में, तो वो मैं बाद में बता दूंगा। उससे क्वेश्चन अगर आता नहीं, इससे नहीं पढ़ा रहा हूँ उसे। तो आज हमारा देखो, एक्चुअली में स्टार्ट तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि माइक्रो पढ़ने के बाद मैक्रो आता है, लेकिन अब 12th में सीबीएसई बोर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं है, 11th में पढ़ना था। तो जिन्होंने 11th में पढ़ा इकोनॉमिक्स, वो जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है। देखिए, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। एक मिनट रुको, क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो पहले। देखो, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमको ये सिखाता है कैसे हम, एक मिनट रुको, देखिए इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, वो लिख लेना इस चीज को। ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर, दिख रहा है। इट टीचेज अस टू deal with our deal limited wants with limited resources, ठीक है? इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो ये सिखाता है कि कैसे हम अपने अनलिमिटेड वांट को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मिलके क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यही इकोनॉमिक्स है तुम्हारा, ठीक है?
तो बेसिकली ऐसा क्यों है, ठीक है। देखिए रिसोर्सेज क्या होते हैं ना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कोई भी रिसोर्स है, जैसे पैसा है, मनी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो क्या है, लिमिटेड मात्रा में। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्कैर्स, उनकी काफी कमी है, ठीक है। thus in order to satisfy unlimited wants with the, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे स्कार्स का वो दे दो, स्टॉप दे दो यहाँ पे, और इसे कैपिटल में कर दो। unlimited wants with the limited resources comma to deal with, गाड़ी पे बैठ के कौन पढ़ रहा है, बुलेट पे बैठ के, deal with the problem of scarcity, we study economics। समझ में आया? इकोनॉमिक्स बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है ना, जो हमको ये सिखाता है कि कैसे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या करें, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो, एक बात बताओ जिज्ञासा, माइक ऑन करो, क्योंकि तुम पढ़ी नहीं हो, तो तुम्ही से क्वेश्चन पूछूंगा। अगर तुम्हारे पापा, दुनिया मान के चलो कि तुम्हारे यार ऐसा होता, हर दिन हर आदमी को 1 करोड़ रुपया मिलता, तुमको, तुम्हारे भाई को, मम्मी को, पापा को, तो पापा क्या सवेरे में 5 बजे उठ के ऑफिस जाते? फिर नहीं। तुम सवेरे उठ के फिर सोचते कि जीवन में पढ़ाई लिखाई का जरूरत है, बैठे बैठे कमा ले रहे करोड़ रुपया बिना कुछ किए, तो मेहनत करने का जरूरत होता? नहीं। हम तुम लोग को लिए बैठ के चाचा चाचा चिल्लाते क्लास में पढ़ाने के लिए, क्लास ज्वाइन कर लो, क्लास ज्वाइन कर लो, नहीं, ठीक है। लेकिन हमको करना क्यों पड़ रहा है, क्यों हमको पढ़ाना पड़ रहा है, क्यों आपके पापा को ऑफिस जाना पड़ रहा है, क्यों तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि जब पढ़ो लिखोगी अच्छा जॉब मिलेगा, जैसे अगर मैं पढ़ाऊंगा तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। इसका मतलब पैसा नहीं है तभी तो पैसा मुझे चाहिए। तो इसका मतलब चीजों की क्या है, स्कैरसिटी है, समझ रही बात? तो कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होता है, ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो आपको ये सिखाता है कि कैसे आप अपने असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों द्वारा पूरा कर सकते हैं। यही चीज इकोनॉमिक्स तुमको मैनेजमेंट करना सिखाता है। घर में अगर मान के चलो कि पापा 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया कमा कर लाए, तो उस 20-25,000 रुपया से वो क्या करेंगे, घर का खर्चा निकल लेंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, दवाई पे खर्चा, सेविंग कुछ कर रहे होंगे, अपने लिए भी कुछ पैसा बचाएंगे अलग से। तो यही चीज क्या है, तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये लिख लिया जो मैंने लिखा है अभी? यस सर, लिख लिया। ठीक, चलिए अब आता है हमारा, तो इसी तरीके से एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं, देखिए इसको भी लिख लेना। इकोनॉमिक्स जो होता है ना, इकोनॉमिक्स हैज 2 पार्ट्स, ठीक है। पहला पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर हम लोग को दोनों पढ़ाइएगा? हाँ दोनों पढ़ाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है आपका? माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब हम किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करते हैं, एक सिंगल होना चाहिए, सिंगल पर्सन, सिंगल सेलर, सिंगल प्रोड्यूसर, ठीक है। जब इकोनॉमी में हम जो स्मॉल स्केल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो जब भी आप स्मॉल लेवल पे बात करते हैं, सिंगल प्रोड्यूसर, कोई एक प्रोड्यूसर है, कोई एक सेलर है, कोई एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वही जब आप बात करते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, ग्रुप के बारे में, जैसे बोलेंगे पूरी देश में अर्थव्यवस्था, देश में महामारी फैल गई, कोरोना फैल गया, तो जब भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्मॉल स्केल लेवल पे बात करते हैं वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट ए लार्ज लेवल पे बात करते हैं तो क्या कहलाता है तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हें बड़े बड़ी समस्याओं का हल करना पड़ेगा, कोरोना वायरस, वैक्सीन, ठीक है, महंगाई हो गया, मंदी हो गया, बैंकों के ब्याज दर कितने हो रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बढ़ रहा है, घट रहा है, ये ऐसा प्रॉब्लम
जिससे पूरी देश की जनसंख्या सब लोग परेशान हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स तो नहीं रहा, अभी मैक्रो में जा चुका हुआ है। ठीक है, काफी एक लार्ज लेवल पे लोगों को ये अफेक्ट अब करना शुरू कर दिया है। तो यही है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो पहला हमारा है यहाँ देखो ये जो चैप्टर तुम्हारा 2 है ना, इसमें तुमको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, और तुमको हर डिफिनीशन है इस चैप्टर 2 है जो आपका, ये सिर्फ डिफिनीशन वाला चैप्टर है। इसमें करीब 25-30 आपको डिफिनीशन याद करने रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा? देखिए, गुड्स का मतलब होता है वस्तु जिसको हम बेचते हैं। ठीक है, तो गुड्स, एक मिनट रुकिए, एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, अच्छा सुनो, यहाँ से ये रहा, ये लाइन रहा, ये रहा। गुड्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट, हाँ, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा था कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स गुड्स। एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो इस लाइन को लिख सही लेना। लिखवाए हैं, सही ये लिखवाए हुए हाँ हैं, आप लिखवाए हुए हैं। हाँ, तो जो बच्चे लोग पहले से ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए तो फिर से सबको बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, देखिए स्टार्ट यहाँ से करना है। गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, अब आ जाओ फाइनल गुड्स के ऊपर में। देखिए नाम में क्या है, फाइनल। फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो जिनका काम पूरा हो चुका हुआ है। ठीक है, ये पूरा लिखना रहेगा। फाइनल गुड्स क्या होता है, जो देखिए, दे आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी टू फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। जिन जो ऐसा कोई भी गुड्स जिसका जिसमें जितना बनाने का काम, जब सामान गुड्स बना रहे थे उसमें जितना भी कुछ लगने था, जितना भी कुछ सामान लगाना था, हम सब लगा दिए। मार्केट में बेचने के लिए पूरी तरीके से वो क्या है, रेडी है, और वो फैक्ट्री से बाहर निकल चुका हुआ है, तब वो गुड्स क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स। ठीक है, आप ऐसे समझो, अगर आप लेट से आपने सोचा कि हम मैं पनीर बनाऊंगा खाने के लिए आज। ठीक है, तो पनीर की सब्जी अगर आप बना रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जब पनीर की सब्जी प्रॉपर अच्छे से बन जाए। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं जिस मतलब मैं उस टाइम को याद करो जब तेल गर्म था और बस उसमें टमाटर प्याज वगैरह पड़ा हुआ है, क्या इसको तुम फाइनल गुड्स बोलोगे? क्या पनीर की सब्जी तुम्हारी बनकर रेडी हो गई है? हाँ या ना? नो अभी सर। तो नहीं रेडी हुई ना, अभी तो काम आधा है। अभी फिर उसमें उसको ग्रेवी बनाएंगे, उसको अच्छे से मिलाएंगे, फिर पनीर फ्राई करके डालेंगे, फिर मसाला डालेंगे, फिर एक टाइम आएगा, फिर पानी मिलाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, आधा घंटा 15-20 मिनट। उसके बाद ही ना वो खाने लायक होगा कि हाँ अब खाना बन गया है, अब इसमें कोई भी काम करना बाकी नहीं रह गया है। तो ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन की सीमा को क्रॉस कर चुके हुए हैं, ठीक है, जिनमें प्रोडक्शन का कोई काम करना बाकी नहीं है, और वो मार्केट में बेचने के लिए क्या है, वो तैयार है, तो ये कहलाता है तुम्हारा क्या, फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स का यूज कौन कौन करता है? फाइनल गुड्स का यूज कंज्यूमर भी करता है और प्रोड्यूसर भी करता है। एक फाइनल गुड्स बना के कोई देगा तो उसको या तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो ले लेगी, या कोई कंज्यूमर भी उसको कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, देखिए दे कंज्यूमर सत्तान। ठीक है, ये भी हो गया। रुको यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। Accordingly, final goods are often classified as final consumer goods और final producer goods। ठीक है, इस लाइन को समझो ध्यान से। एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, मान के चलो महिंद्रा का मैं बात करता हूँ। ठीक है, महिंद्रा का या महिंद्रा का ट्रैक्टर है, ठीक है, मार्केट में आ रहा है। एक बात बताओ, जो किसान है वो प्रोड्यूसर होता है या कंज्यूमर होता है? आंसर दो कोई।
जो किसान है वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है? सर प्रोड्यूसर होगा। किसान एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। जो ट्रैक्टर वो खरीद के लाया है, महिंद्रा का ट्रैक्टर है, तो महिंद्रा भी तो प्रोड्यूसर ही है ना। महिंद्रा अगर ट्रैक्टर बना रही है तो महिंद्रा भी क्या है? प्रोड्यूसर है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है? कंज्यूमर है। हम लोग तो प्रोडक्शन का कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो किसान जो जो ट्रैक्टर महिंद्रा बना के किसको दिया? किसान को दिया। तो ये ट्रैक्टर किस तरीके का गुड हो जाएगा? कंज्यूमर गुड होगा या प्रोड्यूसर गुड होगा? ये दिमाग लगाओ। तुम बाकी बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या बाकी के लोग? सर कंज्यूमर। अभी इससे पहले प्रोड्यूसर किसने बोला था? सर हम। और अभी कौन बोल रहा है फिर? सर हम ही बोल रहे हैं। ए, सर उधर तो ट्रैक्टर का आप बात करते हैं ना, तो उसको रेडी करेगा कोई और ठीक वो तो ठीक ठीक। कंज्यूम होगा ना सर। शिष्या तुम कंज्यूम बताओ। होके शिष्या तुम लोग आंसर दो। राहुल, अंशु। कंज्यूम। क्या क्वेश्चन क्या है ट्रैक्टर मैं पूछ रहा हूँ, महिंद्रा ट्रैक्टर बनाई, ठीक है। सिचुएशन को समझो फिर से। महिंद्रा ट्रैक्टर बना के किसान को दिया, ठीक है। किसान, पहली बात है किसान भी प्रोड्यूसर है, हाँ या ना? किसान भी तो अपने अपने खेत में प्रोडक्शन का काम यस करेगा। सर। किसान भी प्रोड्यूसर है, महिंद्रा भी प्रोड्यूसर है। तो जो ट्रैक्टर है वो कौन सा गुड होना चाहिए? कंज्यूमर गुड होना चाहिए, प्रोड्यूसर गुड होना चाहिए? सर प्रोड्यूसर। फिर अभी कौन बोला? अच्छा तुम बोली हो शिष्या। ओके ओके। सर अगर किसान खरीद रहा है तो सर फाइनल गुड्स है। नहीं नहीं, फाइनल गुड्स दो तरीके का होता है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स जैसे हम लोग है, जैसे हम लोग जो कंज्यूमर मार्केट से हम यस लोग सर। खरीदते हैं कंजम्पशन के पर्पज से, वो होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर खरीदता है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाएंगे हम, वो होता है प्रोड्यूसर गुड्स। तो किसान जो ट्रैक्टर खरीद रहा है, वो ट्रैक्टर क्या उसे मतलब खाएगा क्या? उस जाके तो उसका टायर, उसको बच्चों को बोले बच्चा टायर, ट्रैक्टर का टायर खाया जाए? नहीं ना। वो उस ट्रैक्टर को क्या करेगा? खेत में ले जाएगा, खेत को जोतेगा, फिर उसके अंदर सब्जियां प्लांट लगाएगा, फिर उसे प्लांट ग्रो करेगा। तो ट्रैक्टर कैसा गुड हुआ? कंज्यूमर गुड्स, सॉरी प्रोड्यूसर गुड्स हुआ। क्यों? क्योंकि उसका यूज प्रोडक्शन प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। उसको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करेंगे, हम आगे के प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज करेंगे। तो ये कहलाता है तुम्हारा प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका उपयोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई दूसरे गुड्स को बनाने में किया जाए, जिसको तुम खुद कंज्यूम नहीं कर सकते हो। समझी बात जिज्ञासा? हाँ सर। ठीक है। तो चलिए, किसका मैसेज आ रहा है यार? एक मिनट को। तो देखिए, तो फाइनल गुड्स दो तरीके का होता है। एक होता है तुम्हारा फाइनल कंज्यूमर गुड्स और एक होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो देखिए, फाइनल गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। तो फाइनल जो कंज्यूमर गुड होता है उसको कंज्यूमर यूज करता है कंजम्पशन करने के लिए। जैसे अगर हम लोग, अगर मान के चलो कि अगर हम लोग कोई फल खरीदेंगे तो उसको हम लोग घर में लाके अपने गार्डन में तो प्लांट नहीं करेंगे ना। हम लोग उसको लेकर आएंगे, आप उसको कंज्यूम कर लेंगे। हम उसको तो उसका यूज तो हम प्रोडक्शन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो वैसे गुड्स क्या कहलाते हैं? फाइनल कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। और जिन गुड्स का यूज हम प्रोडक्शन प्रोसेस में करेंगे वो कहलाता है तुम्हारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जिसको जनरली दूसरा प्रोड्यूसर यूज करता है अपने यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। देखो यहाँ पे ये समरी देखो, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड कंज्यूमर्स आर देयर फाइनल यूजर्स। जैसे हम लोग हम लोग अगर सुधा डेयरी से अगर दूध लेते हैं तो उस दूध को मार्केट में बेचने के लिए तो नहीं लेते हैं ना। उस दूध को लाते हैं कि पी जाएंगे, खुद को कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन जो डेयरी वाला दूध लेकर आता है वो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आता है, तो वो प्रोड्यूसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर देयर फाइनल यूजर्स। क्योंकि क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है, तो एक प्रोड्यूसर गुड्स बनाएगा और दूसरा प्रोड्यूसर उसको अपने यहाँ प्रोडक्शन के लिए उपयोग करेगा, ठीक है। जैसे आप देख लो, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया,
ये क्या है तुम्हारे, ये सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं। चलिए देखो, फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो भी हम खर्चा करते हैं वो खर्चा क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर गुड्स जो पैसा खर्च करता है मशीन परचेज करने के लिए, वो इसका इन्वेस्टमेंट है। इस लाइन को समझो। देखो, आप आप अगर मार्केट जाते हो कोई सामान सब्जी खरीदने के लिए, तो आपने उसको आपको कंज्यूम करना है, आपको ऑब्वियस बात है कंज्यूम करना है। तो ये पैसा को क्या कहा जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि कोई भी उस सामान को कंज्यूम करने में आपने कितना पैसा खर्च किया। मार्केट से तुम कपड़ा खरीद रहे, सामान खरीदे, सब्जी खरीदे, फल खरीदे, तो ये सारा खर्चा क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और लेकिन एक बात बताओ, फार्मर जो ट्रैक्टर खरीदा है, जो उसने थ्रेसर खरीदा, ये उसके लिए क्या है, एक एसेट है ना। यस सर। तो ये क्या कहलाएगा उसके लिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो किसान अगर 10 लाख रुपए दे के सामान खरीद रहा है, वो उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम कंजम्पशन, और कंजम्पशन तब होगा, देखो कंजम्पशन कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर करता है ना। यस सर। तो कंज्यूमर के खर्चे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और प्रोड्यूसर के खर्चे को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बात समझ आया। प्रोड्यूसर के लिए क्या है, वो इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो निवेश कर रहा है ना, ताकि उसको हम यूज करेंगे और पैसा कमाने के लिए। लेकिन आप खर्चा कर रहे हैं, आप तो उसको कंज्यूम करने के लिए खर्चा कर रहे हैं ना, कि हमको सामान की जरूरत थी, हम कंज्यूम करके खत्म कर लेंगे। यस सर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, सुधा डेयरी ने कोई डेयरी वाला है, उसके यहाँ काफी दूध होता है, उसने दूध से क्या किया, पनीर बनाया, ठीक है, 50 किलो पनीर बनाया। एक होटल वाला उससे क्या करता है, पनीर खरीद रहा है। वो उस पनीर को क्या करेगा, यूज करेगा, आगे प्रोडक्ट वो खुद कंज्यूम नहीं करेगा, वो उसके लिए बेचेगा। तो ये उसका इन्वेस्टमेंट होगा, वो उसको यूज कर रहा है पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग पनीर खरीदेंगे तो हम लोग उसको आगे नहीं फर्दर बेचने वाले, हम लोग उसको कंज्यूम कर लेंगे। तुम समझे बात ऐसे। यस सर। यस सर। तो जब जब कंजम्पशन वाले, जब कंज्यूमर खर्चा करता है ये कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जब प्रोड्यूसर खर्चा करता है ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। ठीक, जिज्ञासा समझे कि सर्किट वर्किट फ्यूज हो गया दिमाग का। सर समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। अब ना तुम लोगों को नानी याद आएगी, इकोनॉमिक्स है ना, अभी अभी तो ऐसा 28 चैप्टर पढ़ना है। यस बहुत सर, भागेगा 15 चैप्टर माइक्रो में है। अब तुमको पता चलेगा कि मैं मार्केट का वन सबसे बेस्ट टीचर क्यों हूँ। अब तुमको पता चलेगा। बीएसटी पढ़ लिया वो समझ गया। अब इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तब पता चलेगा इकोनॉमिक्स इतने आसानी से, जितने आसानी से आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। देखो, अब ये होता है तुम्हारा दूसरा तरह का गुड्स होता है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखो, इंटरमीडिएट, देखो फाइनल गुड्स क्या था, फाइनल गुड्स वो था जिसमें प्रोडक्शन का सारा काम हो चुका हुआ है, खाना अब बन कर रेडी हो चुका है, अब तुम बस जाओ खाना खा लो, वो था फाइनल गुड्स, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, मान के चलो कि घर में सब्जी बन रही है, पनीर की सब्जी बन रही है, पनीर में मसाला पड़ गया, ग्रेवी बन गया अच्छे से, ठीक है, लेकिन पनीर नहीं डाले हैं। तो जो सब्जी अभी जो तुम्हारा ये सब्जी है, यह जिस अवस्था में है, वो उसको तुम फाइनल गुड्स तो नहीं बोल सकते हो ना। ऐसा हुआ है कि बहुत भूख लगा हुआ है, मम्मी बोले मम्मी बहुत भूख लगा है, कुछ सब्जी दे दो। तो मम्मी क्या किए कि मसाला वसाला तेल वोल मिलाई, प्याज वोज मिलाई, लहसुन मिला के वही निकाल के डाल दी। ऐसा हुआ है आज तक? नो सर। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ग्रेवी वाला पार्ट तक बना हुआ है, यह गुड्स क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। समझे बात। यस सर। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जिसमें अभी प्रोडक्शन का काम होना अभी बाकी है, काम पूरा जिसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आधा ही बन रहा है, ठीक है, जिसमें वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, उसमें वैल्यू एडिशन करना है तुमको, उसमें और उसमें वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। जैसे अभी पनीर नहीं मिलाए हो, अभी पनीर मिलाना है, अभी तुमको ग्रेवी बनाना है, ठीक है। तो इन गुड्स में तुमको वैल्यू एडिशन का काम अभी भी करना बाकी है। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दीज गुड्स, तीसरा,
एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। जो उनके फाइनल कंज्यूमर थे, फाइनल यूजर्स किसको कहते हैं? कंज्यूमर को कहते हैं। वो फाइनल कंज्यूमर उनको यूज नहीं कर सकता है अभी। जैसे मान के चलो, खाना बनाने वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं। खाना का प्रोसेस जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, मान के चलो कि अभी मसाला है, आप मसाला रोटी खाइएगा? मम्मी कर देंगे खाने के लिए तो आंसर दीजिए। नहीं खाएगा, क्यों? क्योंकि ये सामान अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, ठीक है। तो ये वही गुड्स कहलाता है तुम्हारा इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो देखो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स वो हो गया जो जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। सिंपली यहाँ देखो, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें वैल्यू ऐड करना, तुमको इसमें और वैल्यू ऐड करना है, ठीक है, तुमको इसमें और मेहनत करना है अभी इसके ऊपर में। एंड दीज गुड्स आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल कंज्यूमर जो है, तुम उस फाइनल कंज्यूमर को सामान नहीं दे सकते अभी, क्यों? क्योंकि तुमका सामान रेडी हुआ ही नहीं है अभी। तो गुड्स, उस गुड्स को क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। और जैसे ही इंटरमीडिएट गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस हो जाएगा, उसमें जितना भी काम करना बाकी था तुमने सारा काम कर दिया, और वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करने के लिए रेडी हो गया, वो इंटरमीडिएट गुड्स क्या बन जाएगा? अब तुम्हारा फाइनल गुड्स। ये बात समझ में आया आप लोग को? यस सर। यस यस बात सर। सब सारे बच्चों को समझ आया कि रिपीट करना है, कुछ पूछना है? रिपीट तो नहीं करूंगा, जो पूछना है वो मुझे बताओ, क्या दिक्कत है, क्या बात समझ नहीं है? जिज्ञासा समझ में आया नहीं आया? सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, जिसमें काम करना भी बाकी है। एक बात बताओ, इमेजिन करो कि तुम ऐसे समझो, अभी वो सब्जी वाला एग्जांपल तुम समझी कि नहीं समझी? हाँ क्या समझी उसमें, समझाओ मुझे। सर, जो अभी तक जैसे कि हम कोई सामान को बना रहे हैं, उसमें से 50% बन चुका है, आधा काम बाकी है, तो वो कौन सा गुड होगा? इंटरमीडिएट होगा, फाइनल होगा? सर इंटरमीडिएट। ठीक है, फाइनल इंटरमीडिएट तो होगा अभी तक हुआ ही नहीं है। ना। हाँ, तो उसी को ना थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोला जा रहा है, ठीक है। टेक्निकल भाषा में क्या बोला जा रहा है? जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें जो प्रोडक्शन की सीमा को क्रॉस नहीं किया, अभी भी तुम्हारा जो कढ़ाई है उसको समझो वो बाउंड्री है। जैसे ही सब्जी बन जाएगी तो मम्मी कढ़ाई में से निकाल के देंगी ना सब्जी सबके थाली में, ठीक है। तो ये जो कढ़ाई है ये क्या है? तुम्हारा बाउंड्री लाइन है। तो अभी सब्जी चूंकि रेडी नहीं हुआ है, तब तो कढ़ाई में से बाहर नहीं जाएगा वो। तो पहला क्वालिटी क्या हो गया कि जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया। वैल्यू ऐड करना, देखो वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है? तुम उसमें वैल्यू ऐड करते हो। जैसे अगर मान के चलो तुम उसमें एक क्वालिटी ऐड करते हो, तुम उसमें कुछ ऐसा ऐड करते हो जिससे वो कोई उसके अंदर कोई क्वालिटी आ जाए, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो कि सब्जी अगर बनाया, मैंने नमक नहीं डाला, सब्जी में अगर मैं नमक डाल रहा हूँ, मैं मसाले डाल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, उसकी एक वैल्यू, उसकी एक इंपॉर्टेंस मैं बना रहा हूँ, ताकि लोग बोले कि मुझे सामान चाहिए। जैसे अगर मोबाइल फोन कोई कंपनी बनाती है, तो वो अच्छा कैमरा लगा रही है, अच्छा डिस्प्ले लगा रही है, जितना अच्छा लगा रही है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। वैल्यू ज्यादा जैसे आईफोन की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके कैमरे बहुत बढ़िया होते हैं, डिस्प्ले बहुत बढ़िया होता है, उसका सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया होता है, कभी हैंग नहीं करता है, लटकता नहीं है, बहुत फास्ट होता है। तो आईफोन उसमें क्या करता है? वैल्यू ऐड करता है, क्वालिटी ऐड करता है, जिससे उसकी डिमांड बनती है, जिससे कंज्यूमर उसको बोलता है कि मुझे सामान चाहिए, ठीक है। और जो उसके फाइनल यूजर्स हैं, घर में खाना बनेगा तो आप ही लोग ना कंज्यूमर हो फाइनली, आप तो मसाला खा नहीं सकते हैं, तो वो उसके जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं वो उसको कंज्यूम कर नहीं कर सकते हैं अभी। तो वो गुड्स क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स बिकम द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। समझे बात? इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऐड हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टायर बनाने के लिए कंपनी है एमआरएफ। एमआरएफ का टायर आता है, मोटरसाइकिल में टायर लगता है उसका, चार चक्का में टायर लगता है। समझे बात? हाँ या ना?
यस सर, यस सर। ठीक है, मान लीजिए चलो एमआरएफ ने 10,000 रुपए की टायर बनाई, ठीक है, मारुति सुजुकी ने उससे वो टायर खरीदा, ठीक है, 10,000 रुपए में, और मारुति ने उससे क्या किया, अपना 4 व्हीलर 4 चक्का गाड़ी बना लिया। गाड़ी की कीमत मान के चलो 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो एक बात बताओ, वो जो 10,000 रुपया है वो उस 10 लाख में एडेड है या नहीं एडेड है? एडिड है। ठीक है, ठीक है ऐसा। हाँ सर। उस 10 लाख में वो 10,000 रुपया ऑटोमेटिकली एडेड है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम गाड़ी लेने जाओगी तो टायर का पैसा तुमसे कंपनी अलग लेगा, स्टीयरिंग का पैसा अलग लेगा, फेंट का पैसा अलग लेगा, गाड़ी का पैसा अलग लेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। नहीं। ठीक है, तो क्या समझी इसे तुम, इससे मतलब ये समझो इंटरमीडिएट गुड्स में जो भी तुम्हारा पैसा लग रहा है वो जो खर्चा लगा, वो जो वैल्यू लगा, वो फाइनल गुड्स में जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जब मैं बोलूंगा कि ये गाड़ी 10 लाख रुपए की है तो उसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स लगे हैं वो सारे गुड्स की कीमत क्या हो जाएगी, उसमें फाइनल गुड्स में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। अगर कोई कंपनी बोल रही है कि मैंने 10 लाख रुपए की मेरी गाड़ी है तो उस 10 लाख रुपए में 20-30 हजार का टायर होगा, स्टीयरिंग व्हील होगा, डिस्प्ले लाइट होगा, इंजन होगा, ठीक है, सीट बेल्ट होगा, इंजन का पार्ट होगा, क्लच होगा, ब्रेक होगा, गियर होगा, ये सब होगा कि नहीं होगा। और मान के चलो कि गियर बनाने में 5-10 हजार रुपये लगा तो गाड़ी की कीमत में वो ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर, हो। जैसे मान के चलो तुम अगर सामान तुम अगर गाड़ी बनाने का काम करते हो, ठीक है, तुम कहीं से जाते हो 10,000 रुपए का टायर लेकर आए, 15,000 रुपए का सामान, सब सारा सामान लेकर आए, इंजन पार्ट लेकर आए, क्लच लेकर आए, ब्रेक लेकर आए, स्टेटर लेकर आए, एलईडी लैंप लेकर आए, ठीक है, तुमको सारा खर्चा पड़ा 50,000 रुपए का। तुम जब मार्केट में बोल रहे हो कि ये सामान 50,000 रुपए की है, 55,000 रुपए की है, तो ऑब्वियस बात है उस सामान की कीमत में जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुए हैं उनकी भी कीमत क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हुआ? यस सर। यस यस, सब शिक्षा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब बाकी बच्चे बताओ, आप लोग समझे समझे, एक बात बताओ। तो मैं ये कर रहा हूँ, यस जब सर, आप समझ। अच्छा एक सिंपल एग्जांपल समझो, अगर तुम होटल में मटर बटर पनीर खाने जा रहे हो तो वो बटर पनीर बनाने में पनीर का खर्चा लगा होगा होटल को, हाँ या ना, मसालों हाँ। का पैसा लगा होगा, यस सर। नान का पैसा लगा होगा। तो अगर वो कंपनी बोल रही है कि मैं आपको ये मटर पनीर 200 रुपए में दूंगा, तो उस 200 जो मटर पनीर की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए, उस 200 रुपए में उस पनीर की वैल्यू एडेड होगी कि नहीं होगी? होगी। वो जो मसाला होगी। पड़ा है उससे वैल्यू एडेड होगा कि नहीं होगा, ग्रेवी का जो भी कुछ पड़ा गया है उसको बनाने में सामान, उन सबकी वैल्यू एडेड होगी कि नहीं होगी? यस होगी सर। सर। अब समझिए ना, तो फाइनल गुड्स जब भी बनता है उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। समझे? हाँ सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए, अभी तो कुछ भी नहीं है, अगर तुमको ये भारी लग रहा है तो आगे में नानी याद आने वाली है। खूब डराएंगे तुम लोग को। जिज्ञासा, इकोनॉमिक। रोने मत लग जाना, तुमको माइक्रो भी पढ़ना है, ठीक है। बिहार बोर्ड वालों को तो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पूरा मैक्रो पढ़ना है। सीबीएसई को तो बस सर मैक्रो पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी तो पूरा थ्योरी है, कहानी है, बस दिमाग में नहीं लगाना है उसको तो। हाँ बोलो हम लोग बाबू। को दोनों पढ़ना होगा। हाँ बाबू, दोनों पढ़ना है तुम लोग को। माइक्रो में यार, माइक्रो इजी है, मैक्रो सबसे हार्ड होता है। हार्ड क्या सर कुछ दोनों नहीं है, का हम पढ़ा। अलग अलग है। यस, दोनों का बुक भी अलग अलग है, 14 चैप्टर सर मैक्रो में है और 14 चैप्टर माइक्रो में है। सर मेरा एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स। हाँ तो अगर कहीं कल को मुजफ्फरपुर के बाहर, बिहार के बाहर किसी भी कॉलेज में एडमिशन अगर होता है और इकोनॉमिक्स नहीं है, तो तुमको पता है ना इंडिया का तुम किसी भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है। 90% भी कल को आ जाए, कल को दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में एडमिशन तुम्हारा होने वाला हो अगर, ठीक है, या कोलकाता यूनिवर्सिटी में, और तुमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है
तो तुम मुजफ्फरपुर के बाहर किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकते हो अपना, ये बात पता होना चाहिए। जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ये मान के चलो तुम्हारा पूरा जीवन अब बिहार में ही बीतने वाला है, क्योंकि बाहर के किसी भी जगह तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है। फिर याद रखना है बात, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर नहीं है कॉमर्स का, वो कंपलसरी पेपर होता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये मैथ्स वालों का ये कंपलसरी पेपर होता है। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, पीसीएम के बिना तुम्हारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो ही नहीं सकता है। उसी तरीके से बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, यह कॉमर्स पेपर का मेन पेपर है। हर कॉलेज में, किसी अच्छे कॉलेज में ये 3 पेपर हर हाल में चाहिए ही चाहिए, समझे बात। इसीलिए कोई भी अगर आपका कोई फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो जो सजेशन, जो एडमिशन करवा रहा हो, उनको हमेशा इकोनॉमिक्स लेने के लिए सजेशन दिया कीजिएगा, और मेरे से पढ़ने के लिए भी, क्योंकि मैं बेच कर। चलिए, तो यहाँ तक समझ आया बात। देखो यहाँ तक तुम लोग जितना बात पढ़े हो, हर बात तो तुम लॉजिकली समझाया हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। पनीर पनीर समझा समझा के मैं तुम्हारा पूरा चैप्टर इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराऊंगा। तुम्हें इतना समझ में, इतना इंपॉर्टेंस पनीर का जीवन में होगा, पढ़ाई में, तुम आज समझ में आएगा तुम लोग को। चलो, अच्छा एक चीज बताओ, सारे बच्चे माइक ऑन करो अपना, सारे बच्चे माइक ऑन करो। एमआरएफ कंपनी टायर बना रही थी, ठीक है। तो एमआरएफ के लिए टायर कैसा गुड है, फाइनल गुड्स हुआ या इंटरमीडिएट गुड्स होगा? इंटरमीडिएट एमआरएफ के लिए फाइनल हुआ। एमआरएफ के लिए तो फाइनल है ना जिज्ञासा। यस एमआरएफ एमआरएफ जो टायर बना के मार्केट में बेची है, तुमको टायर गाड़ी का खरीदना है, तुम जाते हो, तुमको एमआरएफ का टायर मिला अगर, तो एमआरएफ कंपनी के लिए टायर कौन सा गुड है, फाइनल गुड्स होगा इंटरमीडिएट गुड्स होगा? आंसर दो। फाइनल गुड्स होगा, ठीक है। लेकिन जो कंपनी गाड़ी बना रही है, जैसे हीरो ने गाड़ी बनाने के लिए उस टायर को यूज किया, तब वो टायर हीरो के लिए कैसा गुड हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इंटरमीडिएट। अब बात समझे यहाँ पे, इसका मतलब गुड्स एक इंटरमीडिएट भी होता है, और वही गुड्स बाद में फाइनल में बन जाता है जाके, समझ रहे हो बात। जो 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 दूध वाला जो तुम्हारा ये पनीर बनाया, ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए, वो पनीर उसके लिए तो फाइनल गुड्स है। लेकिन जो होटल वाला है, जो अपने आप पनीर चिली बना के बेच रहा है, उसके लिए वो पनीर फिर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब किसी कंपनी के लिए एक गुड्स फाइनल होती है, दूसरे के लिए क्या हो जाती है, वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाती है, समझे बात। यस सर। जैसे हम लोग चीनी घर में लाते हैं खरीदने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, हमारे लिए चीनी फाइनल गुड्स है। लेकिन वो यही चीनी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी अपने यहाँ यूज करती है बिस्कुट बनाने के लिए, तो ये वो चीनी उस बिस्कुट बनाने वाली कंपनी के लिए कैसा गुड्स हो जाएगा, इंटरमीडिएट। सही सही जा रहे हैं आप। चलिए, ये डिफरेंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पांचों का पांचों डिफरेंस आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। अभी इसको डिस्कस करेंगे, ये पूरा 6 का 6 लिख ले, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाता हूँ सबको। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, और जिसको कंज्यूम, अभी जो फाइनल यूजर्स हैं उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। फाइनल गुड्स जान रहे हैं कि ये गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर गए हैं, और ये कंजम्पशन के लिए क्या हो गए हैं, रेडी हो चुके हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम दूसरे गुड्स को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। पनीर जो था, उसको मैं पनीर चिली बनाने के यूज करूंगा कि नहीं करूंगा, तो वो तो मेरे लिए रॉ मटेरियल, ठीक है। लेकिन जो फाइनल गुड्स बन गया, उससे तो आप कोई और सामान तो नहीं बना सकते हो ना। अब अगर घर में अगर पनीर चिली बना रहे थे, अगर तुमने ग्रेवी बना दिया, पनीर बना दिया, सब कुछ मिला दिया, अब पनीर चिली बन के रेडी है, तो अब उसको तुम मटर कुछ और कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब एक बार फाइनल गुड्स बन जाए, तब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को, लेकिन तुम अलग अलग गुड्स को बनाने में यूज कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हारे पास ग्रेवी थी, ग्रेवी में तुम चिकन मिला दो, मछली मिला दो, पनीर, कुछ भी मिला सकते हो ना, समझ रहे हो बात यहाँ पे, वो तो कोई भी गुड्स बन जाएगा। लेकिन एक बार अगर तुमने पनीर, उसमें अगर तुमने चिकन बना मिला दिया, अच्छे से कर दिया, अब वो चिकन चिली बन चुका हुआ है, अब उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को मैं दूसरे गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर सकता हूँ, लेकिन फाइनल गुड्स एक बार बन जाएगा, फिर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका यूज नहीं है। समझाया बात ये? जी सर। ये तीसरा पॉइंट रहने देना, तीसरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। चलो,
जो जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसमें वैल्यू ऐड करना बाकी है। पूरा वैल्यू का काम तो ऐड खत्म नहीं हुआ है ना, इसमें तुमको भी मेहनत करना है ना अभी भी। ये बात पॉइंट क्लियर है आप लोग को कि इसमें वैल्यू ऐड करना अभी भी क्या है, बाकी है। लेकिन फाइनल गुड्स में तुमको किसी भी तरीके का वैल्यू ऐड करने का काम नहीं है, क्योंकि जितना वैल्यू ऐड करना था, जितना तुमको उसमें प्रोडक्ट में ऐड करना था, क्वालिटी ऐड करना था, कोई फीचर ऐड करना था, तुमने ऐड कर दिया, अब वो रेडी है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड करना अभी भी क्या है, बाकी है। ठीक है, सर 6 पॉइंट लिखना कंपलसरी है क्या? हम समझा रहे हैं, अभी रुक जाओ। 5वां पॉइंट देखो, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी खर्चा करते हो तुम, इंटरमीडिएट गुड्स में जो भी खर्चा किया जाता है उसका नाम क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन फाइनल गुड्स पे जो भी खर्चा करोगे वो क्या कहलाएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर या फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है पॉइंट ये? अरे हूँ हाँ ही नहीं करो, अभी बता रहा हूँ 28 चैप्टर पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। हूँ हाँ ही करोगे ना, रटते रहोगे, इकोनॉमिक्स रट नहीं सकते हो, पहली बात याद रखो। समझ में लग रहा है कि अगर नहीं समझ में आ रहा हूँ कर देंगे, फेल हो जाएगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इससे कोई कंफ्यूजन हो आप साफ पूछ लो। इकोनॉमिक्स में कोई देखो, इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, बिजनेस स्टडीज से बहुत आसान है इकोनॉमिक्स याद करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना बस लॉजिक चाहिए तुमको। लॉजिक मैं दे दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूंगा, सारे एग्जांपल इकोनॉमिक्स है ना रियल लाइफ में, जो आपके जीवन से रोज तुम्हारे सामने में वो चीजें हो रही हैं। तो कोई कंसेप्ट तुमको रटने की जरूरत नहीं है, तुम बस वो सिचुएशन को याद करोगे, तुमको सब कुछ डिफाइन कर लोगे। अब ये बात आता है आपका इंपॉर्टेंट है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट आपके लिए वीवीआई है। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होती है। देखो, जब हम लोग देश का जीडीपी निकालते हैं, ठीक है, जीडीपी एक टर्म समझो, जीडीपी क्या होता है उसको लिख लो। लिखना क्या है, तुम लिखो मत, आगे में पूरा चैप्टर ही है, डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है, देखो देश की अर्थव्यवस्था, कहता ना कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ गई है, देश की अर्थव्यवस्था कम हो गई है। तो देश की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हो, जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, जीडीपी होता है क्या है, जीडीपी होता है, जीडीपी रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। से पॉइंट्स को लिखना है, लिख लो डिफरेंस के लिए, आगे में जीडीपी का चैप्टर ही है 50-100 पेज का, तो आगे में पढ़ना ही हम लोग को, लेकिन अभी लिख सकते हो चाहो तो। देखिए जीडीपी किसको कहते हैं, जीडीपी कहते हैं एक साल में मेरे एक देश में कि जितना भी गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन हुआ, ठीक है, उनका टोटल वैल्यू ऐड कर लो। जैसे मान के चलो कि हम लोग के इकोनॉमी में मान के चलो टोटल 1 लाख सामान का उत्पादन होता है, ठीक है, और हर सामान की औसतन कीमत मान के चलो 100 रुपए है। तो हमारा देश का जीडीपी कितना है, 1 लाख इंटू 100, समझे बात? तो ये कहलाता है जीडीपी। ठीक है, मतलब मोटा मोटी समझो, डिटेल में तो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी मैं लमसम एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो जीडीपी उसी को कहते हैं, और इसी से आपका देश का नेशनल इनकम निकाला जाता है। ठीक है, तो जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और उसमें से कुछ एडजस्टमेंट कर दो तो नेशनल इनकम मिल जाता है। आप फिलहाल के लिए आप यही समझो, इसी को नेशनल इनकम, मतलब जैसे होता है कि एक दुकानदार है, उसने अगर 100 सामान बेचा और एक सामान की कीमत 10 रुपए है, तो उसका इनकम नेट ग्रॉस इनकम कितना बोलोगे, 100 इंटू 10 1000 रुपया, और उसमें से कुछ खर्चे को माइनस कर दो, मान के चलो कि 100 रुपया खर्चा हुआ, तो 1000 में से 100 रुपया माइनस कर 900 रुपये, नहीं 900 रुपये, 900 रुपया मेरा नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से एक देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज दिए गए सारे के सम टोटल को ऐड कर दो, नेशनल इनकम बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम के निकालने के टाइम पे ऐड नहीं किया जाता है, इनको जोड़ा ही नहीं जाता है, लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं इनकी वैल्यू को जोड़ा जाता है। इसका मतलब जो जीडीपी निकालेंगे उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स टोटल कितना बना एक साल में। ठीक है, मान के चलो कि 1000 फाइनल गुड्स बना और 1000 इंटरमीडिएट गुड्स भी बना, उस हिसाब से तो 2000 सामान बन रहा है ना इकोनॉमी में, हाँ या ना? यस सर।
यस यस सर। तो उस हिसाब से तो 2000 सामान बना। लेकिन इकोनॉमी में सिर्फ 1000 के सामान की वैल्यू को ऐड किया जाएगा। क्यों? अभी आप लोगों को मैंने बताया इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो होती है वो फाइनल गुड्स Final में goods क्या हो में add जाती हो है, जाती ऐड हो जाती है। जिज्ञासा, हाँ सर। नींद आ गया क्या? नो सर। जगी भी होश होश संभाला हुआ है ना, चक्कर वक्कर नहीं आने शुरू हो गए ना? नो सर। सर ये जो 5th नंबर पे है ना, ये हाँ, C+1 क्या है? सी प्लस आई है, आई है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उतना मत समझो, समझाऊंगा आगे में। सर थोड़ा डिफरेंस थोड़ा सा ऊपर कीजिए तो। अच्छा, जिज्ञासा ये बात समझी कि नहीं समझी? इंटरमीडिएट गुड्स क्या? की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में तो ऐड हो जाती है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझो, जो एमआरएफ टायर बोला कि 10,000 में, ठीक है, और वही टायर जब गाड़ी बनेगी तो वो 10,000 तो उस गाड़ी की कीमत में तो एडेड है ना, 10,000 रुपए। अब बात समझे? अगर मान के चलो मैं उस टायर की कीमत 10,000 रुपए नेशनल इनकम में ऐड करूं, और वो गाड़ी जो 4 चक्का बना वो 2 लाख वो भी ऐड कर लूं, तो 10,000 रुपया जो 2 लाख रुपए था उसके अंदर भी 10,000 रुपया तो एडेड है ना ऑलरेडी। तो तुम समझ रही हो ना कि ये 10,000 रुपये 2 बार आ गए ना इकोनॉमी में। इसे झूठ गलत दिख रहा है ना आप? क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो एमआरएफ का जो टायर था 10,000 रुपया, उसको अलग से ऐड नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि गाड़ी की जो कीमत होती है उसमें टायर, हेडलैम्प, गाड़ी का इंजन, सारी की कीमत तो ऑलरेडी एडेड है ना फाइनल गुड्स के अंदर। इसीलिए फाइनल गुड्स की वैल्यू जब ऐड हो जाती है इकोनॉमी में, तब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है, नहीं तो फिर एक ही चीज 2 बार ऐड हो जाएगी। अब ये बात समझ गए सारे बच्चे? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है आपका इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस। तो ये 5 डिफरेंस आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाओ हमारा, ये देखो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये था हमारा टॉपिक फाइनल गुड्स, ठीक है। ये क्या था टॉपिक हमारा? फाइनल गुड्स पढ़े थे और इंटरमीडिएट गुड्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस हो गया। अब आता है हमारा कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। तो देखो कंज्यूमर गुड्स तो समझ रहे हो ना कि जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर कौन है? हम है, ठीक है। हम लोग तो प्रोड्यूसर नहीं है ना। ऐसा नहीं ना कि तुम जिज्ञासा तुम सुधा डेयरी से दूध खरीद के लाओगे 20 रुपए में और हमको आके 30 रुपए में बेचोगी, ऐसा तो नहीं है। दूध तुम पैकेट लेकर आओगे, खुद कंज्यूम कर लोगी। तो हम लोग क्या है? कंज्यूमर है। हम लोग कंज्यूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स को लेते हैं, ठीक है। बेचने या उनको आगे हम यूज करें हमारा इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिए जाए वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। देखिए कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। जैसे दूध, दही, मिल्क, मोबाइल फोन, मोबाइल टीवी, फर्नीचर, कपड़े, क्लॉथेज, ये सब क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है? बहुत सिंपल है ये, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। जो लॉजिक था टेढ़ा वो फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में था। अब देखो कंज्यूमर गुड्स के ना 4 कैटेगरी होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल गुड्स। देखो ड्यूरेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल वर्ड का मतलब होता है टिकाऊ, मजबूत, समझी बात? जैसे रेडियो, सॉरी रेडियो कर रहा हूँ, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ये क्या है? ड्यूरेबल गुड्स हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, महंगे होते हैं ये, लेकिन ये काफी लंबे समय तक चल सकता है। तो ड्यूरेबल गुड्स वो होता है ऐसा कंज्यूमर गुड्स जो काफी लंबे समय तक चल सकते हैं, और इनकी वैल्यू की कीमत भी क्या होती है? ज्यादा होती है, महंगे होते हैं ये, समझे बात? अब आता है तुम्हारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जो 1 साल, 2 साल, 3 साल चल गए। जैसे आपके कपड़े हो गए, ठीक है। जैसे वो चाय पीने का बर्तन हो जाता है, बहुत मुश्किल हुआ तो चल गया तो चल गया, समझ रहे हो ना, वो जो चिमनी मिट्टी वाला होता है तुम्हारा। तो ये काफी लंबे समय तक नहीं चलते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। कपड़े खरीदते हो, 1 साल के अंदर 2 साल चलेगा, फिर फट जाएगा, फिर चेंज कर देंगे तुम्हारा। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज्यादा लंबे समय तक नहीं जाता है, और इनकी कीमत क्या होती है? ड्यूरेबल से ये सस्ते होते हैं थोड़े, ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को ये पॉइंट? यस सर। सर ड्यूरेबल मतलब? हाँ, सर जो टिकाऊ, मजबूत, काफी लंबे समय तक चल सके, जल्दी खराब ना हो, 5, 10 साल, 20 साल चल सके। जैसे बिस्तर है, चारपाई आपका, पता नहीं कितने दिन से चल रहा होगा, लेकिन सेमी ड्यूरेबल है। कपड़े हो गए, समझ रहे हो बात? वो सब सेमी ड्यूरेबल पहले जो बता रहे थे उसके पास जाइए तो। क्या ये कंजम्पशन गुड्स? हाँ। देखो कंजम्पशन गुड्स का सिंपल मतलब होगा कि जो हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने जरूरत को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो ये कंज्यूमर गुड्स होता है ना, ये 4 टाइप का होता है। जैसे बिस्तर है, बिस्तर अगर दीवान वगैरह लोग खरीदते हैं तो 20-25 हजार रुपए का दीवान मिलता है,
लेकिन ये दीवान सोचो 10 साल चला कि नहीं चला। जो आपके घर में जो गोदरेज का लॉकर है वो कौन सा गुड है? वो ड्यूरेबल गुड्स है कंज्यूमर गुड्स है कि कंज्यूमर गुड्स में कौन सा टाइप है? वो ड्यूरेबल गुड्स है। दीवान जान ही रहे, जो जो आपका अलमीरा हो गया 10 साल 20 साल 30 साल चलता है, वो समझिए बात। तो ये कैसे गुड्स हैं? ड्यूरेबल गुड्स हो गया, ठीक है। मतलब है कंज्यूमर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स में कौन सा टाइप है? ये ड्यूरेबल गुड्स का टाइप है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, ये क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल चलते हैं, ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा तीसरा, वो क्या है? नॉन तो ड्यूरेबल सर फर्नीचर ड्यूरेबल होगा कि सेमी ड्यूरेबल होगा? अब यहाँ पर देखो फर्नीचर ऐसे लिख रहा है, फर्नीचर बहुत तरीके का होता है। फर्नीचर का तो मतलब समझो कुर्सी का ही बात किया जा रहा है, ठीक है। फर्नीचर में मतलब वो जो प्लास्टिक वाला कुर्सी नहीं आता, जो मचाई बोलते हैं शायद ना उसको, प्लास्टिक वाला जो छोटा सा होता है जिससे लोग किचन में बैठ के काम करता है, वो भी फर्नीचर है तुम्हारा। तो वो सब साल 2 साल चला। कुर्सी का फर्नीचर जो कोचिंग वगैरह में मैं यूज करता हूँ वो भी फर्नीचर है, वो प्लास्टिक का, तो टूट जाएगा वो। अब वही अगर तुम बोलोगे सर हम शीशम की लकड़ी का फर्नीचर बना लिए वो तो चलवेगा नहीं, उसमें मेरा 4 जनरेशन बैठ जाएगा, तब तो ड्यूरेबल में होता है ना फिर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ सेमी ड्यूरेबल में आ जाएगा। तीसरा तुम्हारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल कंजम्पशन ड्यूरेबल गुड्स। देखो अब ये बिल्कुल नॉन ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल मतलब सामान खरीद के मार्केट से लेकर आए, 1-2 दिन के अंदर उसको तुमको कंज्यूम कर देना है हर हाल में, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो समझ ही गए इसमें कैसे सामान आएंगे? साग सब्जी, दूध, मिल्क, बटर, समझ गए बात ना। तो 3-4 दिन जिसको तुमको जल्द से जल्द कंज्यूम कर लेना है, जो लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। हाँ गैस जैसे ही ऑन करोगे तो तुम्हें कंज्यूम कर लेना है उसका। तो गैस क्या है तुम्हारा? नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। ये ऐसा समझ रही हो ना? सारा बात पूछेंगे तुम्ही से अगले क्लास में। जी कैसा? हाँ सर। सो जा रही हो क्या? नींद एक नींद मान ले रही हो क्या? सर सुन रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुन रहे सर हो? कल टेस्ट होगा क्या? ना टेस्ट कुछ नहीं होगा ऐसे ही। अभी तो सॉफ्टवेयर में टेस्ट लेने का ऑप्शन आ गया है ना सॉफ्टवेयर में, तो फटाफट टेस्ट हो जाएगा आप लोग का। माइनस मार्किंग, मैं नेगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट दूंगा आप लोग का, और आपके गार्जियन वाले नंबर पे मैसेज जाएगा। गार्जियन का नंबर यही है। अच्छा गार्जियन आप ही हैं? गार्जियन भी हम ही है, स्टूडेंट भी हम ही है, सब? नो सर, मम्मी के मोबाइल ऑनलाइन। ठीक है। तो जो जिसमें जब अब देखो चौथा होता है वो होता है सर्विसेज। सर्विसेज समझ रहे हो ना? जो सेवाएं देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचर, मैं तो आपको सामान तो नहीं बेच रहा हूँ ना, पुड़िया उड़िया तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ ना यहाँ से घर बैठे बैठे। तो वह मैं क्या कर रहा हूँ? आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। डॉक्टर क्या कर रहा है? सर्विसेज दे रहा है। मंदिर में जा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। आपके यहाँ कोई काम करने के लिए नौकर आता है, वो आपको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो सर्विसेज मतलब नॉन मटेरियल। यहाँ पे एक वर्ड याद कर लेना, क्या लिखा हुआ है? नॉन मटेरियल। अच्छा ग्रीन में अगर हरा मिलाएंगे तो कैसा कलर हो जाएगा? अच्छा सबको चेंज कर रहा है, ओके। तो देखो सर नॉन मटेरियल का मतलब क्या होता है? नॉन मटेरियल का मतलब देखो, मटेरियल का मतलब होता है, नहीं बोलता कि मटेरियल चीजों में सुख शांति नहीं है। मटेरियल मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज जिसका फिजिकल प्रेजेंस हो, जिसका एक रूपरेखा होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। मैटर नहीं तो मैटर होता है वो, जिसका एक शेप साइज होता है। नॉन मटेरियल मतलब जिसका कोई रूपरेखा नहीं होता, कोई साइज नहीं होता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बातों का क्या कोई रूपरेखा है क्या? कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या है? नॉन मटेरियल गुड्स है। लेकिन इससे आपकी जरूरत जरूर पूरा हो रहा होगा। मैं आपको ज्ञान की चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वो मेरे पढ़ाने से पूरा हो रहा है। डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको सेवा देगा, अपना नॉलेज देगा आपको, ठीक है। तो वो कराता है सर्विसेज। बात समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। तो कैसा लगा क्लास? मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास मजा आया पढ़ के? जैसे मैक्रो दिमाग थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एकदम समझना पड़ा, एकदम कंसंट्रेट होना पड़ रहा है एकदम? नहीं सर, हल्का दोबारा पढ़ रहे हैं इसलिए समझ में आ रहा है। मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। सब बीएसटी से सही लग रहा है। हाँ बीएसटी भी सही है, बीएसटी इतना उसमें बीएसटी अच्छे से पढ़ते हैं। सही नहीं, उससे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हाँ तो ये इसमें लॉजिक है, कंसेप्ट है इसमें। ये पूरा रियल लाइफ एग्जांपल है, आसपास की घटनाओं को तुम देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल बीएसटी का रिवीजन क्लास होगा, उसके बाद फिर 4:45 से बीएसटी का नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है। बीएसटी का 2 क्लास चलेगा कल। इकोनॉमिक्स ऑफ फ्राइडे को लूंगा मैं, फ्राइडे सैटरडे को।
जब बीएससी कंप्लीट करा दूंगा मैं आप लोग का, फिर इकोनॉमिक्स रेगुलर हो जाएगा, ठीक है, फिर मैक्रोइकोनॉमिक्स रेगुलर हो जाएगा। और जो बच्चों ने फीस नहीं जमा किया अभी तक, फटाफट आप लोग फीस जमा कर दीजिएगा। सानू जी, आप सानू अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रही हो तो बैरिया वाला ब्रांच चल रहा है ऑफलाइन, समझी बात। गुलशन सर अकाउंट से क्लास स्टार्ट कर दिए हुए हैं, तो और वहीं से मतलब लैपटॉप भी है, तो मेरा क्लास वहां से ऑनलाइन भी आप कर सकती हैं। मतलब एक बिजनेस स्टडीज का क्लास ना 4:45 में होगा, तो अगर तुम ऑफलाइन क्लास जाती हो 3:30 से 4:30 अकाउंट से क्लास कर लो, और 4:45 से वहीं पे सर के लैपटॉप में ही मेरा ऑनलाइन क्लास भी चालू हो जाएगा, समझी बात। वहीं पे तो जाएंगे सर, नेट बचेगा। हाँ, तो बैरिया ब्रांच जाना होगा, भगवानपुर ब्रांच में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो सर हम बैरिया ही ब्रांच में हमेशा जाते। हाँ, तो बैरिया ब्रांच में चले जाना, ऑफलाइन क्लास चले जाओ, फिर 3:30 से 4:30, 3:30 से 5:30 बजे तक क्लास चलेगा आप लोग का 2 घंटा, ठीक है। खाने पीने का कुछ सर मान कल लो से भूख लग जाएगा तो पानी। सर हाँ, कल से शाम कल ही से क्लास होगा ना? हाँ, कल से शाम में एक क्लास शाम में होगा, एक क्लास मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग वाला क्लास घर से ऑनलाइन कर लो जिसको करना है, रिवीजन वाला क्लास है जो चैप्टर 1 से पढ़ा रहा हूँ जो मैं। और शाम में 4:45 से बीएससी का, जो बीएससी में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ लिए ना, पार्ट बी वाला, फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मार्केट। यस सर। सर थोड़ा सा अच्छा, मार्केट तो थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिएगा। थोड़ा सा रिवीजन तो नहीं करवाऊंगा सर, मैं यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, मार्केट में 2 बार पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी। उसका वीडियो है, आप देख लो वीडियो, वीडियो पढ़ के मुझे टॉपिक पूछ लेना, या जब मैं पढ़ाऊंगा दोबारा। अभी फिलहाल तो नहीं पढ़ाऊंगा, कोई प्लान नहीं है मेरा, अभी कंप्लीट करवाना है, ठीक है। कंप्लीट करवा के इकोनॉमिक्स को रेगुलर करवाना है अब, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मुझे 3 इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाना है। इसलिए बीएससी अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर है यूट्यूब पे, तो उसको देख लो ना तुम, ओके। ठीक है। तो कल कल का टाइम समझ गए, 8:30 से मॉर्निंग में क्लास चलेगा, रिवीजन क्लास, और 4:45 से बीएसटी में नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है। तो इसी टाइम पे आप लोग कल आ जाइएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में, और फीस जल्द से जल्द जमा करवा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। बस करण रुकना एक करा एक करा दो। करण कल से ऑफलाइन जाएगा? दारू। हाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं अभी नहीं जाएंगे। रुको, पानी लगा होगा, पानी में कौन जाए? ये है ये कौन कर रही है? हाँ? पता नहीं, इन एंड आउट। अरे सही है, वीडियो कॉल बतलाने का मस्त तरीका, इस पे आइए। नहीं अब पता नहीं देख रहा, पहले से हम नोट्स बना के इसका रखा हूँ मैं। हाँ, इसका नोट्स हम पहले से बना के रखे हुए हैं, क्या चीज का? यही इकोनॉमिक्स का। हमको भेज देना। पहले ही से हम बना के रखे हैं, इसका हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। हमको भी भेज देना। अभी सर अभी देखो सर, कैपिटल गुड्स नहीं पढ़ाएंगे हम, कैपिटल गुड्स का ही बना के रखूंगा। देखो कैपिटल गुड्स सर कल पढ़ाएंगे, बोले हैं ना। हमको ही भेज देना। सर से एकदम 2 कॉपी सेम है, हम्म, समझा। कैमरा खोल थोड़ा। एक मिनट। जा, वो गाना बजा रहे हैं। डीजे वाले बाबू मेरा गाना तो बजा। हम बजाएं? गाना बजा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। नहीं किससे आएगा आवाज? ना। आवाज आ रहा है।
देखा ही तो। कोनो आ ना जाए के ए सुन हम को लिंक दो ऐड करो यहीं पर। हम नहीं देंगे। जूम जूम पे फोन सब जूम डिलीट कर देते हैं। जूम डिलीट कर दें। कब किए हम? हम नहीं किया कर देते हैं अभी। अनइंस्टॉल कर रहा है। देखो इकोनॉमिक्स का बुक। अरे इकोनॉमिक्स एक सब बात देखना तू। बताइए। अरे सुन एक बार अपना अकाउंट खोलो था। अकाउंट सब हाँ लो खोल दिया। चैप्टर निकालो तो जो हम लोग को पढ़ रहे हैं अभी। हाँ उसका क्वेश्चन अभी बनाएंगे हम टाइट से। सादर खाना नहा के खाना खा के बनाने बैठेंगे। खोलो ना। एक मिनट हम भी लिख लेते हैं। मैं बहुत नेट कम खाया बहुत कम। 2 घंटा किए तो 500 MB। एक मिनट तो अपना भी निकाल दें। ए गोरी तोरी। अरे पुरनका है नयका सुना। ए गोरी तोरी चुनरी बजी का हुआ। देखो ये समझाना तो हमको कि ये वाला आ गया है। ये जो 2/3 3/10 1/3 ये सब लेता है तो कहाँ से लेता है? कैसे इसको मतलब बनाने के लिए क्या चीज सीखना पड़ेगा? देखो देखो हम बता रहे हैं क्वेश्चन बहुत इजी है। अरे क्वेश्चन नहीं हमको चाहिए कि जो बनाता है सब 2/3 3/10 ये सब को इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको बनाने के लिए क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 3/10 और 2/10। हाँ वो तीनों का शेयर है। अरे यार हम कह रहे हैं मतलब 3/10 ये सब दिया हुआ है मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें इसी टाइप का 2/10 3/10 6/13 इस टाइप का रहेगा। ऐसा इधर को इधर निकालने के लिए बोले तो इस सब के लिए क्या आना चाहिए मेन? पहले जैसे क्वेश्चन कि हम देखो ना निकाल क्या ले बोल रहा है। जैसे हम तुरंत निकाल ले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कुछ बोल रहा था ना कुछ करने के लिए। तू बोल तुम नहीं समझ रहा। अरे तो अरे तुम 1/2 सुन 1/2 3/10 और 2/10 दिया हुआ है। हम्म तो इसको कुछ करे बोलेगा ना कि इसका कुछ शेयर निकालिए चाहे कुछ कुछ भी गुडविल को ऐसा कुछ बोलेगा ना कि निकालने के लिए। ऐसा ही दे देगा तो इसमें क्या हो गया। उसका शेयर 2:1 में बांटना है तब तब कैसे होगा? हाँ तो देखो तो पहले क्वेश्चन पूछो भारती रिटायर कर गई है। हाँ बात रिटायर कर गई। तो उसके बाद वो दो जो अनुभा और भावना जो शेयर बांटेगी वो 2:1 के शेयर में बांटेगी। हाँ हाँ तो देखो तो उसमें उसमें कह रहा है कि भावना जब रिटायर एक मिनट भावना रिटायर भारती भारती और रिटायर। देखो अरे सुनो ना भारती रिटायर करती है हम्म और अपना शेयर 2:1 में बांटेगा ये दोनों पार्टनर। हम्म भारती का शेयर कितना था 3/10 था। भारती का हाँ 3/10 था। बताया तो अनुभव कितना का शेयर बांटेगी तो कितना 3/10 का कितना पार्ट लेगी। 2/10 का 2 पार्ट लेगी। 2/3 लेगी कि टू इज टू दुगुना वन है तो पार्ट टू लेगी। बाई थ्री 2/3 लेगी। 3 का लेगी रे? 3 नहीं समझ में आया टू इज हमको। टू देख 2:1 है तो दोनों जुड़ जाता है 2:1 हुआ ना जैसे मान लो 5:1 वहां पे रहता। हम्म मान लिया 5:2 रहता था तो हो जाता 5/7 जितना भी रहेगा ना दोनों जुड़ जाएगा। जो उसके आगे वाला रहेगा वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। जोड़ के जितना के आएगा ना आगे वाला कैसे मतलब जोड़ेंगे जैसे मतलब देखो कि? जैसे देखो 7:3 दिया हुआ अगर मान लो हम्म जितना जोड़ेगा था 10 आएगा 7 7 और 3 जोड़ेगा था हाँ तो अनुभव का शेयर 7/10 होगा।
मतलब 2:1 है, तो उसको जोड़ेगा तो कितना होगा 3, तो 2/3। और फिर वैसा हाँ ही तो भावना ली है तो भावना जोड़ी है, तो 2 और 1 को जोड़िए तो 3, एक इसका ये है वैल्यू है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 1/3। है, समझे। उसके बाद 1 मिनट रुको। तो और फिर उसके बाद अनुभव गेन ऑफ भारती, ये समझाओ, गेन फ्रॉम भारती ये क्या, कैसे गेन की। 3/10 का उसको 2/3 पार्ट लेगी। 6 कहाँ से ली है? कहाँ 6 है? अनुभव गेन फ्रॉम भारती है, इक्वल टू 2/3 6/30 इंटू होगा। 3/10, 6 है, मुझे समझा। मतलब उसको कैलकुलेशन किया, देखो तो भारतीय अब अनुभवा उससे 2/3 पार्ट ली भारती का। हम्म, हाँ तो उसका भारती का कितना टोटल पार्ट था? 3/10 था। हाँ। तो 3/10 का 2/3 निकालेगा तो आएगा 6/30। तुम कैलकुलेशन करो। 3/10 का अगर 3/10 में से 2/3 पार्ट निकालेगा ना, मान लो भारती का, मान लो तुम्हारे पास, तुम्हारा अगर शेयर है कोई कंपनी में, तुम्हारा 3/10 शेयर है, हम्म, उसमें से हमको हाँ, 2/3 देगा, 2/3 हमको देगा। आ हम्म, तो 2/3 देगा तो उसमें से कितना तुमको मतलब कितना वन बाई मतलब सेवन हमको मिलेगा? अरे 1/7 बचेगा। दूर। थ्री वो बाई तो थर्टी मैं तुम्हारा टोटल पार्ट है। 3/10, हाँ मतलब 3/10 तुम्हारा टोटल पार्ट है। हाँ, उसमें से हमको 2/3 दे दिया तुम। हम्म, तो 2/3 और 1/3 इसका अनुभव और भावना का रेशियो है, न्यू रेशियो है, कि उसको जितना भी प्रॉफिट होगा ना, हम्म, वो बांटेगा उतना में, वो समझो नहीं कि उसका पार्ट है। भारती का पार्ट है 3/10, तो 3/10 का 2/3 करेगा ना, मल्टीप्लाई हम्म, करेगा, निकालेगा, हम्म। तो उसका सिक्स बाई 3 से थर्टी 3 को आएगा मल्टीप्लाई अनुभव। करेंगे। 3 से अरे 3 3 को से टू 2 को बाई थ्री 3 का 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे। 2/3 इंटू 3/30। अच्छा, मतलब ये 2/3 इंटू 3/30 है, तो 2/3 को 3/10 डिनोमिनेटर, 3/10 3/10 3/30 नहीं 3/10। हाँ भाई 3/10, तो 2 आएगा। बाई थ्री जो है उसको उसको आप एक दूसरे में इंटू कर देंगे, हाँ इंटू कर देंगे। 10 तो इंटू उसका थ्री 6 थर्टी आया। उसका 2 इंटू 3 6 6/30 आ गया। उसा ही भावना में भी किया हुआ है, देखो। भावना में देखिए, वन भावना में वन बाई प्लस है। प्लस का 1/3 इंटू 3/10 वन है। बाई थ्री प्लस 1/3 प्लस 6/30 है। उधर नीचे में अनुभव में पहले भावना, भावना गेंस जा, फ्रॉम भारती देखो ना। हाँ 1/3 इंटू 3/10, तो 3/10 3 इंटू 30 हाँ तो 1, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ समझ गए। अब उसके बाद फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड गेन। एक्वायर्ड रेशियो तो वो न्यू फॉर्मूला होता रेशियो है। है, तो न्यू रेशियो है 1/2 प्लस ओल्ड हाँ न्यू रेशियो रेशियो, है। नहीं न्यू रेशियो सुनो, पहले बात सुनो। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड गेन। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 ओल्ड रेशियो, तो प्लस, ओल्ड रेशियो अनुभव का न्यू रेशियो निकालने के लिए हमको ओल्ड रेशियो अनुभव का पता है 1/2। हाँ, तो आ, 1/2 आ प्लस तुम का 6/30। अभी अच्छा, एक्वायर्ड रेशियो तुम निकाला है। कैसे नहीं, अच्छा ये बताओ, 1/2 और प्लस 6/30 है, ठीक है हाँ। ना? उसके बाद 15 प्लस 6 कैसे आया? तो 30 और 2 का एलसीएम नहीं लेगा। 30 और 2 का एलसीएम, हम्म तो 30 और 2 का एलसीएम 30 होगा। ऊपर में 15 कैसे आ गया? ऊपर में 15 15, तो बता रहा है 32 का एलसीएम 30 हुआ। हेलो। 32 के 30 और 2 टू 1/2 प्लस 6/30 है। हम्म, तो नीचे में डिनोमिनेटर क्या है? 2 और 30 है। हम्म, तो 2 और 30 का एलसीएम लेगा तो 30 आएगा। नहीं पता हमको, क्या अब नहीं देखो आता हमको। 30 आ गया। तो अब देखो, अब जो भी होता है ना, जो नया डिनोमिनेटर आया 30, हम्म, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ, 15 2 आया। से डिवाइड करेगा तो 15 आएगा। हम्म, और ऊपर में 1 है, हाँ, उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। 15 इंटू 1 कितना होगा? 15 होगा। हम्म, अब उसी तरह 30 को, फिर 30 को 30 से डिवाइड करेगा तो 1 होगा। हम्म,
अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 होगा। 30 को 30 से 30 नया वाला डिनोमिनेटर 30 है। हम्म पहले से 6/30 क्वेश्चन में प्लस तुम किए हुए हैं। हाँ तो 30 को 30 से डिवाइड करेगा तो 1 होगा। 31 जा 30। हम्म और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 होगा। हम्म 15 6 21/30 से नहीं हो गया। 15 प्लस 6 ऊपर में आ गया। अब भावना वाला बताओ, भावना वाला। भावना न्यू रेशियो, तो भावना न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? भावना का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/10 है। हम्म कथी कहते हैं न्यू रेशियो? न्यू रेशियो एक्वायर्ड रेशियो निकाला है 3/30 क्वेश्चन में, देखो ऊपर निकाला है। हाँ हाँ, रे। तो फिर सही एलसीएम लेके कर दिया, जैसे एलसीएम लिए हैं। तो 30 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 30। हाँ 30 कैसे? निकाल लो। नहीं आता। ना आता तो कथी करेगा? 5 से लो ना। 5 दूना 10, 5 छक 30 आता गया। बाद में बताएंगे, ये थोड़ा सा समझना होगा। आएंगे यार जा गधा, भैया से समझिए, भैया से एलसीएम समझ लिए। हेलो हेलो।